Good evening, all. Good evening. Good evening. यहाँ पर थॉरोली हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 2 आवर का सेशन है। जो भी एग्जाम को लेकर क्वेरीज हैं, डिटेल डिस्कशन एग्जाम को लेकर। डिटेल डिस्कशन पहले भी काफी बार बात हुई है, पर इस सेशन में कंप्लीटली मैं सारी चीजें एक ही जगह बता दूंगा आपको। प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, रिवीजन वगैरह को लेकर जो भी पॉइंट है वो सारे डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें ईएससी गेट। एक तो हमारा फोकस होगा इस एग्जाम को लेकर कि कैसे प्लानिंग करें इन दोनों एग्जाम को कवर करने के लिए, ईएससी और गेट को कवर करने के लिए। दूसरा हमें ध्यान देना है कि जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनकी तैयारी कैसे करनी है। अपकमिंग एग्जाम्स सबसे ज्यादा क्वेरी बच्चों की है बीपीएससी एई को लेकर, आरपीएससी को लेकर, यूपीपीएससी, एसएससी जेई, आईआरएमएस। यही सब एग्जाम है जो डाउट है बच्चों के ज्यादा। और कोई उत्तराखंड पीसीएस, वो भी लिख देता हूं मैं, उत्तराखंड पीसीएस, या और भी जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनको भी लिख देते हैं। तो कैसी स्ट्रेटजी बनाए, जो भी एग्जाम है सबके लिए थोड़ी सी अप्रोच अलग हो जाती है। कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल भी कवर कर देंगे बेटा, सीजीएल भी बता दूंगा मैं। पहले एक एक करके देखते हैं प्लानिंग कैसी होनी चाहिए हमारी, जो भी एग्जाम आप बात करना चाहें। देखो, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं जो मेरा वाला पोर्शन है, जो स्ट्रेटजी है, मैं बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके क्वेरी देखते जाएंगे, क्योंकि 80% डाउट आपके सारे खत्म हो जाएंगे जब मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। उसको कंप्लीट करने के बाद जो भी आपका कंसर्न होगा, वन बाय वन हम क्वेश्चन लेते जाएंगे। जो भी जिसकी क्वेरी होगी यहीं पर पूछ लेना, मैं ओपनली उसको डिस्कस कर लूंगा जहां पर भी दिक्कत आएगी। तो उससे बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि कुछ बच्चों की जनरल क्वेरी है, एक बच्चा जब पूछेगा तो उससे रिलेटेड क्वेरी औरों का भी दूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ईएससी एंड गेट, एमटेक वाला कोई बच्चा है, जॉब वाला कोई है, या सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, तो क्या करे। एक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे पहला तो आपको करना क्या है, पहले भी डिस्कस हुआ है इसके बारे में। ज्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं यहाँ पर, ईएससी और गेट, ये 2 एग्जाम टारगेट करते हैं, ईएससी और गेट। मेन तो यही है। उसके अलावा एसएससी जेई वाले हैं, यूपीपीएससी एई वाले हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बेसिकली यही एग्जाम फोकस करते हैं। अब मैकेनिकल वाले बच्चों की दिक्कत ये है कि सर यहाँ वैकेंसी कम हो गई है, अब इसको हम फोकस करें कि ना करें, और मुझे 2 साल हो गए तो मैं एग्जाम दूं कि ना दूं, 3 साल हो गए तैयारी करूं कि ना करूं। तो सारी चीजों को एक एक करके हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ईएससी और गेट, ज्यादातर लोगों का कंसर्न इसको लेकर है। एग्जाम डिसाइड करना है कि नहीं करना, पहले तो ये बात करें। सौरभ पांडे बता दिया है मैंने, एसएससी जेई वगैरह सारा कुछ कवर करूंगा मैं, एक एक करके सुनिए, पेशेंस के साथ सुनेंगे। 2 घंटे इसीलिए रखे हैं कि और एग्जाम को भी हम कवर करते चलेंगे। पहले मैं इसके लिए बताऊं, ईएससी और गेट, आधे क्राउड की तो दिक्कत यही है। ईएससी और गेट में, गेट की जो अप्रोच है ये बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड है। दोनों ही टेक्निकल एग्जाम है, ये ज्यादातर न्यूमेरिकल है। आप मान के चलो कि 90% न्यूमेरिकल और 10% थ्योरी की इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 90% न्यूमेरिकल, 10% थ्योरी, इंग्लिश वगैरह आ जाता है इसलिए। और ईएससी वाला एग्जाम अगर हम देखें तो अराउंड 60-40 का रेशियो है, 60% 40%, 60% न्यूमेरिकल, 40% थ्योरी। तो दोनों ही टेक्निकल पेपर हैं, पर आप इनमें देखो, इन दोनों में ही एक डिफरेंस भी है। एक में टेक्निकल ज्यादा आ रहा है, न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहा है, एक में थ्योरी 40% के आसपास है, एक में थ्योरी 10% के आसपास है। अब गेट के जब आप क्वेश्चन करते हो 3 आवर्स में
नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 है, मतलब उतने ही आवर में यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है और उतने ही टाइम में ईएससी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। इसका मतलब दोनों ही टेक्निकल पेपर हैं, पर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है, ऑप्शंस यहाँ पर ट्रिकी होंगे। यहाँ पे सारा खेल है ऑप्शंस का। एबीसीडी जो ऑप्शन सेट करता है, उसको ज़रूर ध्यान देना है। ऑप्शन जानबूझ के क्लोज़ रखता है कि उतने ही टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर कम है और उतने ही टाइम में ईएस में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। ईएस में जो आपको ऑप्शन आता है, बहुत कम चांस है कि वो गलत होगा, क्योंकि वो ऑप्शन में इतना रॉकेट साइंस नहीं लगाते हैं। गेट वाले ऑप्शन में ज़्यादा क्लोज़ रखते हैं ऑप्शन को जानबूझ के। जैसे आपने कोई फ़ॉर्मूले में आपको प्लस याद आया और आपने प्लस की जगह माइनस अप्लाई कर दिया, दोनों अप्लाई करके देख लेना, गेट में दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चा अगर हड़बड़ी में टिक करेगा तो ये भी टिक कर देगा। तो आपको गेट का क्वेश्चन करने में कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना है। जिन बच्चों ने एक बार गेट दिया होगा, उनको समझ आ रहा होगा कि गेट, मैक्सिमम लोगों का गेट के पेपर के बाद रोना होता है, सर हमारी कैलकुलेशन गलती हो गई। ईएस में ये शिकायत नहीं रहती लोगों की, गेट में हमेशा ये शिकायत रहेगी, सर सिली मिस्टेक कराया, कैलकुलेशन मिस्टेक कराया। सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक कर नहीं आए, उन्होंने जानबूझ के करवाया है। ऑप्शन सोच समझ के डाले गए थे, उनको मालूम था कि तुम यहाँ गलती करोगे। और हमारी हैबिट होती है जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, एक ऑप्शन दिखा और एक ऑप्शन आती है, हमें 4 में से लगा मैच कर रहा है, तुरंत टिक कर देते हैं। फार्मूले में प्लस की जगह माइनस कर देते, वो भी ऑप्शन था। तो हमें हड़बड़ी नहीं करनी, गेट के क्वेश्चन में टाइम प्रॉपर मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि गेट में हमें टाइम कम पड़ गया। टाइम प्रॉपर है गेट के पेपर में, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। जो भी आंसर आए, केयरफुली एक ही बार समय देकर 2 बार चेक जरूर करना है। कितना ही सिंपल क्वेश्चन गेट में दिखे, 2 बार चेक जरूर करना, हड़बड़ी नहीं करनी गेट में। ईएससी में जो ऑप्शन आएगा आप देखोगे बहुत क्लोज नहीं होंगे, ईएससी में दिक्कत नहीं आती, गेट में ये दिक्कत आती है, कैलकुलेशन ज्यादा दिक्कत करेगा। ठीक है, हमें लगता है छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे ही बन जाएगा। जरूर 2 बार चेक करना है, चाहे कुछ भी ऑप्शन आए, गेट में खासकर। ईएस में एक ही बार जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में ज्यादा गैप होता है। जैसे यहाँ पर तो डेसिमल तक में गलती करवा लेता है गेट में, कि 2 ऑप्शन दे देगा, 5.4 है कि 5.3 है, उसी में गलती हो जाएगी। ईएस में इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देता है जानबूझ के, क्योंकि ईएस में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, एक बात तो हो गई ये कि मतलब गेट के पेपर में आपको ज्यादा केयरफुल रहना है। कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज अपीयरिंग जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अब थर्ड ईयर में आप गेट दे सकते हो। तो जो थर्ड ईयर तक के बच्चे हैं, सेकंड ईयर वाला बच्चा प्रिपरेशन कर रहा हो, फर्स्ट ईयर वाला तैयारी कर रहा हो, थर्ड ईयर वाला तैयारी कर रहा हो, उनका मेन टारगेट सभी का गेट होना चाहिए। पहला टारगेट उनका गेट होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज एक सेट है। गेट कम से कम 70-80% तो मैच कर ही जाता है, उसका सबसेट मान लो। सबसेट क्या मान लो, एक आध चीज है थोड़ी अलग भी है, जैसे इंग्लिश अभी इसमें नहीं आता, पहले आता था। गेट को आप ऐसा मान लीजिए, वेन डायग्राम के हिसाब से भी देखो तो मेजोरिटी तो इसका पार्ट है, थोड़ा सा अलग है। इंग्लिश नहीं आ रहा, मेजोरिटी इसी का हिस्सा है। मतलब 70-80% भी अगर मैच कर जाए तो ईएस की तैयारी से पहले जो कॉलेज अपीयरिंग स्टूडेंट है, उनको फोकस करना चाहिए गेट के ऊपर। क्योंकि और गेट भी कैसे फोकस करना चाहिए, अप्रोच क्या रखनी चाहिए। आपका जो जब बीटेक चल ही रहा है, जिस सेमेस्टर में आप सिंपल क्या करो, गेट के प्रीवियस ईयर पेपर लेके बैठो और सिलेबस लेके बैठो। जिस सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट गेट में कॉमन है, आपका जो सब्जेक्ट जिस सेमेस्टर में कॉमन है और गेट में भी कॉमन है, उस सब्जेक्ट को आपको सिर्फ सेमेस्टर के लिए मान के नहीं पढ़ना है। उस सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा एफर्ट करना है, ये मानते हुए कि जब मैं गेट का पेपर दूंगा तो आज ही मैं इसको पूरा टाइम देके तैयार कर लूं। चाहे गेट के क्वेश्चन लगाने की बात हो, चाहे स्टैंडर्ड बुक से कुछ टॉपिक पढ़ने की बात हो, या रिवीजन वगैरह भी ज्यादा बार करने की बात हो, तो वो आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्प कर देगा और गेट के पेपर में भी हेल्प कर देगा। तो कॉलेज अपीयरिंग स्टूडेंट जो हैं, जो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर से कॉमन है गेट में, सबसे पहली तैयारी उनकी कर लो, तो सेमेस्टर में भी हेल्प कर देगा और गेट की तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। पहला टारगेट आपका गेट। जब आप फाइनल ईयर में आ जाओगे, फोर्थ ईयर में आओगे, फिर धीरे धीरे ईएस की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ाना है, क्योंकि गेट के कॉमन सब्जेक्ट, ईएस के कॉमन सब्जेक्ट तो आपके तैयार हैं। और मैथ्स एफटी आपको 3 सेमेस्टर में मैथ्स पढ़ना होता है, तो मैथ्स एफटी आपको रेडी रखना ही रखना है। अगर इतना आपका तैयार है, गेट की तैयारी अच्छी है, मैथ्स एफटी आपको गेट के लिए पढ़ना ही है,
तो इतना पोर्शन आपको ईएस में हेल्प कर देगा। इलेक्ट्रिकल वालों को देखो, जैसे मैथमेटिक्स प्री में भी आता है, ईएस के मेंस में भी आता है और गेट में भी मैथमेटिक्स आता है। तो ये आपको कई जगह हेल्प करने वाले हैं। मैथमेटिक्स एफटी को आप लैग नहीं कर सकते, इनका वेटेज भी अच्छा खासा है, गेट में भी, ईएस में भी और इलेक्ट्रिकल के मेंस में भी है। तो अगर आप मैथ्स एफटी और अपने गेट के टेक्निकल अच्छे कर लेते हो, तो फाइनल ईयर में जब आप आओगे और ईएस की तरफ टारगेट करना चाहोगे, तो आपकी लगभग तैयारी हो चुकी होगी। थोड़े बहुत सब्जेक्ट बचेंगे, वो कम टाइम में भी कर सकते हो। मैं अगर बताऊं आपको, नॉन टेक के 10 टॉपिक हैं ईएस में। नॉन टेक में 10 टॉपिक्स हैं ईएस के। 2 टॉपिक अगर मैथ्स एफटी आपके रेडी हो गए, तो बाकी जो 8 टॉपिक्स हैं, इन 8 टॉपिक्स को आप खत्म कर सकते हो 2.5 मंथ में बहुत अच्छी तरीके से, मैक्सिमम 3 मंथ। तो फाइनल ईयर में जब आप आओगे, ईएस का नॉन टेक आपका फाइनल ईयर में ही खत्म हो जाएगा, 2.5 से 3 महीने में। पर अगर आपका टेक्निकल यहाँ तैयार था और मैथ्स एफटी तैयार था, मेजॉरिटी पोर्शन आपने कवर कर लिया, ठीक है। और जो ईएस का नॉन टेक 8 टॉपिक्स बता, उसकी जिम्मेदारी मेरी कि 4 to 5 टॉपिक तो मैं ही कराऊंगा, तो 2.5 से 3 महीने में ये निपट जाएगा। तो आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा, बाकी तैयारी आपकी हो चुकी होगी। समझ पा रहे हैं? तो कॉलेज अपीयरिंग स्टूडेंट इस तरह से प्लान करें। ये हो गया पहला हिस्सा। अब आते हैं दूसरी बात पे। कॉमन स्ट्रेटजी सभी की क्या होनी चाहिए कि सर जुलाई आ गया, अब जुलाई आ गया और हम मान के चल रहे हैं कि ईएस अभी तक तो जनवरी में ही है, और गेट मैंने आप लोगों को बोला था शुरू में भी कि गेट की डेट अभी चेंज होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है तो कोचिंग बंद है। कोचिंग बंद है, वो कोई कोचिंग को प्रमोट नहीं करते, आईआईटी या यूपीएससी कोचिंग को प्रमोट नहीं करता है। इसी लॉजिक से मैंने बोला था कि अपने टाइम पर ही शेड्यूल रहेगा। ट्रेनें अगर मान लो नवंबर दिसंबर तक भी ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल नहीं हो पाती है, मेट्रो नहीं चल पा रही है, बसेस सर्विसेज नहीं मिल पा रही, तो दिक्कत आएगी। पर अभी तक के हिसाब से वो अपने टाइम पर ही एग्जाम शेड्यूल कर रहे हैं। गेट में भी देखो ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, फरवरी में ही होता है, फरवरी में अभी भी शेड्यूल है। क्योंकि लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ने के लिए तो मना नहीं किया यूपीएससी या गेट ने, आप घर पे तैयारी करिए। कोचिंग बंद है, कोचिंग नहीं चल पा रही है, तो वो एग्जाम की डेट पोस्टपोन क्यों करेंगे? अगर ट्रेन अक्टूबर में भी नॉर्मल हो जाए, तो आप देखना एग्जाम अपने टाइम पर ही होगा, ठीक है। तो अब जुलाई आ गया, अब आपकी तैयारी किस लेवल पर आ चुकी है, अब आप देखिए। ईएससी, गेट या दोनों पेपर। बेटा मैंने बता दिया, लास्ट में मैं आप लोगों को क्वेरी का पूरा समय दूंगा, कम से कम आधा घंटा हम क्वेरी के लिए रखेंगे। पहले मैं अपनी सारी बातें बता दूं, उसके बाद आधा घंटा लास्ट में ओनली क्वेरी रहेगी। अगर मैं एक एक बच्चे की क्वेरी डील करने लगूंगा तो एक भी टॉपिक खत्म नहीं करा समझा पाऊंगा मैं, क्योंकि जो क्वेरी पूछ रहा है उसको खाली अपनी क्वेरी से मतलब है, मेरा आंसर कर दीजिए, पर मैं फ्री एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जो मुझे बताना है। ईएससी, गेट और दोनों एग्जाम, ये सबके लिए कॉमन देखो स्ट्रेटजी है। जीएस में क्या करना है, टेक्निकल में क्या करना है, सबके लिए कॉमन है। अगर आपको ईएस का पेपर देना हो, जो भी नए बच्चे हैं जो तैयारी में ये पहले साल आए हैं अभी, या जस्ट अभी तैयारी सोच रहे हैं करने को, सबसे पहली बात तो मैं उनके लिए बताऊं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बिगिनर तैयारी शुरू करने वाला है, उसके बाद जो 1 साल गैप कर चुका है, जो 2 साल गैप कर चुका है, जो 3 साल गैप कर चुका है, इसमें सारे ही कवर हो जाएंगे। तो जो बिल्कुल अभी तैयारी शुरू कर रहा है, जो प्लान कर रहा है कि मैं तैयारी शुरू करूं तो क्या करूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, टॉपर्स को देख कर डिसाइड नहीं करना है कि मुझे क्या करना है। टॉपर्स को देख कर डिसाइड नहीं करना, आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना। सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है। आप जिस भी एग्जाम को टारगेट करोगे, कोई शॉर्टकट नहीं होता। यूट्यूब वगैरह पे शॉर्टकट देख देख के टाइम बर्बाद मत करो, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कोई भी एग्जाम टारगेट करोगे, कंपटीशन टफ है भाई, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है, कंपटीटर बहुत ज्यादा है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, शॉर्टकट कुछ है नहीं। अगर आपको लगता है, और क्योंकि होता क्या है, हम मोटिवेट हो गए या टॉपर को देख के तैयारी शुरू कर देते हैं, 3 महीने हम कोशिश करते हैं उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करने की। 2-3 महीने तैयारी बहुत बढ़िया चलेगी, हम 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। धीरे-धीरे हमें लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा है, हमसे हो नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा है, हम धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं। तो सबसे पहली बात, हर कोई अपने आप में यूनिक है, किसी को कॉपी नहीं करना, आप किसी को कॉपी कर भी नहीं सकते। सिंपल बात है, इतनी स्ट्रेटजी बता दी, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके माइंडसेट को जो सूट करता हो, आप उन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। सभी टॉपर झूठ नहीं बोलते बेटा, कुछ लोग किसी
कोचिंग के प्रेशर में, कुछ लोग पैसे के लालच में, हर टॉपर झूठ नहीं बोलता, पर ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं, वो जब एग्ज़ाम निकालते हैं तब टॉपर होते हैं, इंटरव्यू देते-देते वो बिज़नेसमैन बन चुके होते हैं। पर वो पैसे के लालच में बोल तो देते हैं, किसी इंस्टीट्यूट की पढ़ाई तो कर देंगे, थ्योरी बुक के नाम तो ले देंगे, पर होता क्या है, जो नया बच्चा उनको फ़ॉलो करेगा, उसका सत्यानाश कर देते हैं। नया बच्चा जो होगा, उसका सत्यानाश कर देंगे, ये परेशानी है। क्योंकि नए बच्चे को पता नहीं और वो सोचेगा ये टॉपर है, सही बताएगा और अगर उसने गलत बता दिया, तो वो बच्चा वहीं पे साल खराब हो गया। ठीक है? तो पहले तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है, मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें। शॉर्टकट का कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप शॉर्टकट ढूँढने वाले में हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि यूपीएससी की तैयारी ना करें। अगर आप शॉर्टकट को देखने वाले हैं, शॉर्टकट अगर आप फ़ॉलो करते हैं हर चीज़ में, तो मेरी सलाह ये है कि यूपीएससी टारगेट मत करिए। जो शॉर्टकट होता है ना, वो रास्ते को और लंबा कर देता है। इंस्टेंट शॉर्टकट जो होते हैं शुरू-शुरू में, वो पाथ को कहीं न कहीं और लंबा कर देते हैं। क्योंकि शॉर्टकट में भी टाइम गया और शॉर्टकट से कुछ होना नहीं, चीज़ों को डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, तो शॉर्टकट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, फिर दोबारा हमें पढ़ना पड़ता है तो सारी चीज़ें। जितने बिगिनर यहाँ पे कई बच्चे जो इसमें मुझे दिख रहे हैं, वो 2-2 साल वाले स्टूडेंट भी हैं, 3-3 साल वाले भी हैं। तो मैं सारी समस्याएँ आपकी मुझे पता है कि दिक्कत कहाँ-कहाँ आती है और आप लोग खुद ही बताना कि ये समस्या हुई कि नहीं। हम किसी को किसी से एडमायर होके, किसी के कहने सुनने पे, किसी ने बोल दिया 18 घंटे पढ़ने से ईएएस निकलता है, किसी ने बोल दिया 20 घंटे पढ़ने से ईएएस निकलता है, किसी ने बोल दिया स्टैंडर्ड किताबें पढ़ना। 4-6 महीने तो हमारे उसको फ़ॉलो करने में निकल गए और लास्ट में हमारा सिलेबस 20% भी कवर नहीं हो पाए, गेट का एग्ज़ाम आ गया। है ना? यही दिक्कत होती है। सिंपल तरीके से आप क्या करें, मैं देखो इतने साल पढ़ाते हो गए, पूरी बात का कन्क्लूज़न मैंने क्या निकाला है? इतने साल की तैयारी हो गई और इतने साल मतलब पढ़ते-पढ़ाते इतने बच्चे निकले। ओवरऑल जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो भी एग्ज़ाम आपको देना हो लाइफ़ में, ईएससी देना हो, गेट देना हो, जो भी देना हो, पहले अपने अंदर से पूछिए कि मैं एफ़र्ट करूँगा। आप खुद से कहें, किसी को फ़ॉलो मत करें। आप बोलें कि मैं एफ़र्ट करूँगा, मेहनत करूँगा। मेहनत करेंगे, उसके बाद गोल सेट करिए। ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए, गोल सेट करो। आज जो बिल्कुल आज ही तैयारी करने की सोच रहा है, गोल तय करे, लाइफ़ में क्या करना है। तुम्हें लगता है एसएससी दे सकता हूँ, एसएससी की तैयारी करो। तुम्हें लगता है मैं स्टेट एग्ज़ाम के लिए सही हूँ, स्टेट करो। गेट ईएस लगता है, गेट ईएस सोचो। पर पहले डिसाइड करो करना क्या है। एक साथ 50 एग्ज़ाम के चक्कर में मत पड़िएगा, एक भी नहीं निकलेगा। 2 से 3 एग्ज़ाम ठीक है, एक बार में 2 से 3 एग्ज़ाम के चक्कर में आप सोच सकते हैं। आप एकदम से 7-8 एग्ज़ाम के चक्कर में पड़ेंगे, एक भी नहीं निकलेगा। क्योंकि थोड़ा-थोड़ा ओरिएंटेशन अलग है, सिलेबस भी अलग-अलग हो जाता है। कहीं हिंदी पढ़ना है, कहीं इंग्लिश पढ़ना है, कहीं एप्टी रीज़निंग ज़्यादा पूछेगा, कहीं टेक्निकल में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछेगा, कहीं मेंस के लिए आपको पढ़ना है। तो एक ही टाइम पे आप सारा नहीं पढ़ सकते। पर होता क्या है, हम इंजीनियरिंग कर लिए, लोगों को हमसे उम्मीदें ज़्यादा हैं, जल्दी से कोई जॉब मिल जाए, उस चक्कर में हम लोग प्लानिंग गड़बड़ कर देते हैं, हम सारे फॉर्म भरते चले जाते हैं। हर संडे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और एक एग्ज़ाम को भी हम टाइम नहीं दे पाते, एक भी नहीं निकलता। क्लियर है ना? जो लोग 2 साल तैयारी कर रहे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि हर संडे हम फॉर्म भरते रहते हैं, पूरे इंडिया घूम लेते हैं एग्ज़ाम देते-देते और एक भी नहीं निकलता और गलती उसमें आपकी भी नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर ये होता है कि जल्दी से आपको जॉब चाहिए। प्रेशर किसका है? लोग पूछ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर लिया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कहीं जॉब मिली कि नहीं मिली? बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, इंजीनियरिंग करने के बाद जिस तरह का कॉम्पिटिशन है, 2 इयर्स तक प्लान करके चलना चाहिए। हो सकता है 1 ईयर में निकल जाए, हो सकता है कोई बच्चा 10 मंथ में कर ले, हो सकता है 1 एंड हाफ ईयर में कर ले, पर जो प्लानिंग हमारी होनी है, वो कम से कम 2 साल का समय हमको खुद को देना चाहिए। ये हो सकता है कि 1 ईयर में भी निकाल लो, पर माइंडसेट एक होना चाहिए कि 1 साल में कॉम्पिटिशन टफ है। रेलवे ने जैसे ईएस से विथड्रॉ कर ली वैकेंसी, तो 5 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए, 8 नंबर से रह गए, तो दोबारा हमको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है? 2 साल की तैयारी दिमाग में रखनी चाहिए। हम पहले ही सोचेंगे 1 ही साल में निकल जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगा 1 साल के बाद कि क्या करूँ? पर 2 साल के ऊपर समय लग रहा है तो उसका भी हम अभी देखेंगे इसमें क्या तरीका होना चाहिए। तो ईएस या गेट सबसे पहले आपने गोल तय कर लिया कि भाई जो मेरा लेवल है उसके हिसाब से मैं करूँगा। अगर मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर सकता, मुझे प्राइवेट जॉब सर्च करनी है तो प्राइवेट जॉब सर्च करो। प्राइवेट जॉब के लिए भी जो आपके बैचमेट रहे हैं, सीनियर रहे हैं, उन लोगों के टच में रहिए। वो लोग बताएँगे कि किस तरह का कोर्स करना है, किस तरह की स्किल चाहिए। कैंपस प्लेसमेंट अगर कॉलेज में हो कैंपस प्लेसमेंट है, तो कोशिश करो अगर प्राइवेट जॉब की तरफ रुझान है तो उसको अच्छे से मतलब जो करना है वो अपना अच्छा करना है। डबल माइंडेड नहीं रहना, ठीक है?
जिसमें आपको लगे मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकता हूँ, यूपीएससी करना है तो यूपीएससी, एसएससी का लेवल है तो उस लेवल पे, जिस लेवल पे मैं एफर्ट कर सकता हूँ उस लेवल पे तैयारी करूँ। प्राइवेट जॉब सर्च करना है तो प्राइवेट की तरफ देखें, स्पोर्ट्स में मन है, वहाँ कुछ करना है, बैकग्राउंड वो रहा है तो उसमें अच्छा करो, जिसमें तुम्हारा मन लगे वो काम करो। क्योंकि अगर मन नहीं लगेगा, दूसरे के कहने पे करोगे तो 2-3 महीने बाद आपका मन हट जाएगा, वो समय भी खराब गया और एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा। पापा के कहने पर या पड़ोसी के कहने पर तैयारी मत सोचिएगा, आपका खुद का मन जब तक ना कहे तैयारी करने का। क्योंकि दिक्कत ये है कि नहीं पढ़ने की इच्छा करती, पढ़ने में मन नहीं लगता तो 3-4 महीने में बोर हो जाओगे, तैयारी फिर वैसे भी हट जाएगी। जब खुद का मन कह दे मुझे तैयारी करनी है, तो ही तैयारी सोचना, क्योंकि कोई बहुत लुक्रेटिव नहीं है आज के समय में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं आ रही है कि सबको जॉब मिल जा रही है। कोचिंग को लोग क्या कहेंगे, बड़े-बड़े होर्डिंग लगा देंगे। वो ये तो होर्डिंग पे दिखाते हैं कि ये सेलेक्ट हो गए। बगल वाला कोचिंग होगा, वहाँ भी वही होर्डिंग लगा होगा। एक ही होर्डिंग 5 लोग कॉपी कर लेते हैं, सब चिपका देते हैं और बच्चों को लगता है अरे! बड़े सिलेक्शन हुए थे। अगर 50,000 बच्चा कोचिंग में एडमिशन लिया और 2-250 बच्चा सेलेक्ट हुआ है, तो बाकी 49,700 का क्या हुआ वो भी तो लिखो। 50,000 बच्चा अगर पढ़ता तो तुम्हारे यहाँ 49,700 का क्या हुआ, जो घर चले गए या नई तैयारी की उनका क्या, वो भी तो बताओ। बोर्ड पे तो 200-300 लिखो, बाकियों का क्या? क्योंकि 50% इवन 70% तक बच्चा कंपटीशन में आने के बाद 3-4 महीने में हिम्मत हार के वापस लौट लौट जाता है या वो अपना व्यू चेंज कर देता है। जितना क्राउड कंपटीशन में आप देखते हो 20-30% बच्चा ही बचता है जो फाइट करता रहता है। 1 साल तक भी लगातार फाइट में रहेगा। 60-70% तो पहले ही गिव अप कर देते हैं। होता यही है कंपटीशन में। तो उसमें हुआ क्या? कोचिंग को बेनिफिट किया आपने, क्योंकि वो एक बिज़नेस मॉडल है तो वहाँ के लिए तो सही है, पर यहाँ तो नहीं चल पाएगी वो बात। और कोचिंग वाला कभी नहीं कहेगा इस बात को। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करिए, दूसरे के हिसाब से आप नहीं कर सकते। हर कोई अपने आप में यूनिक है, हर कोई अपने आप में अलग तरीके का पर्सन है। तैयारी कर सकते हैं, तैयारी करना है तो सोचिए कि साल 2 साल मुझे देना पड़ेगा। 2 महीने में रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं होगा। क्लियर मैं बता रहा हूँ। यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अगर कोई बच्चा कहे कि सर मैं बहुत डेडिकेशन से पढ़ूँगा, या कोई बच्चे ने जो नई तैयारी शुरू करी, कितने कम से कम टाइम में निकाला होगा, तो मेरा कहना है कि 10 महीने से 1 साल, गेट 6 से 8 महीने अगर डेडिकेटेड पढ़ा जाए तो अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म। ईएस का एग्ज़ाम 1 ईयर की पूरी तैयारी है, 10 महीने से 1 साल। प्रॉपर गाइडेंस से अगर कर रहे हैं तो ईएस में 10 महीने से 1 साल, गेट 6 से 8 महीने और कुछ कमी रह जाए तो अगला साल। उससे कम में आप सोचोगे तो नहीं होगा। एसएससी वगैरह की आप बात करोगे, इंजीनियर अगर एसएससी की तैयारी करता है तो 15 दिन में नहीं निकलेगा, कम से कम उसमें आपको 4 से 5 महीने चाहिए। एसएससी वगैरह भी आपको देना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम 10 महीने से 1 साल, गेट 8 महीने के आसपास। इसके अलावा स्टेट का कोई एग्ज़ाम या एसएससी का कोई एग्ज़ाम 4 से 5 महीने। आप सोचिए कि मैं इंजीनियर हूँ और 15 दिन पढ़ के एसएससी निकाल लूँगा, नहीं निकलेगा। वहाँ का कॉम्पिटिशन अलग है, वहाँ की अप्रोच अलग है। वहाँ पे आपको अलग-अलग टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो बिल्कुल क्लैरिटी हो गई कि हमें कितनी-कितनी तैयारी किस एग्ज़ाम को ध्यान में रख के करनी है। ठीक है? प्लान हम किसको करें, किसको नहीं करें। ये क्लियर हो गया, इसके बाद आप शुरू करें सिलेबस को देखना। जो आपने गोल तय किया उसका सिलेबस उठाएँ। सिलेबस में आप ये देखें कि क्या उसमें से कुछ चीज़ें हमारी पहले पढ़ी हुई हैं। भई एग्ज़ाम कितनी स्टेज में होता है, कितने-कितने मार्क्स का क्या रहा है और सिलेबस में क्या-क्या टॉपिक हैं, क्या कुछ टॉपिक मेरे से रिलेटेड हैं या कुछ टॉपिक सुने-सुनाए लग रहे हैं, कुछ मैंने कभी पढ़े हुए हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप प्लान करो, चाहे सिविल सर्विसेज़ ही क्यों ना हो, तो सिलेबस को थॉरोली एनालाइज़ करना। 1 दिन, 2 दिन जो लगाना हो, सिलेबस को पूरा समय देना है कि सिलेबस क्लियर बैठ जाए दिमाग में, कि हमें नवंबर-दिसंबर में ये ना पूछना पड़े टीचर से कि ये सिलेबस में है कि नहीं है। हमें ये पता रहे। सिस्टमैटिक चलना है बिल्कुल। सिलेबस को आपने पूरा एनालाइज़ कर लिया, अब उठाइए प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में एनालाइज़ करना है। 2020 से लेकर आप 8 ईयर का सैंपल साइज़ तो देख ही लो, 13 तक एनालाइज़ कर लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है और 7-8 साल के पेपर, कई सारे इंस्टीट्यूट की जो प्रीवियस ईयर बुकलेट आती है, उसमें उन्होंने लिखा भी है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रखे थे। आप खुद से भी एनालाइज़ कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप ये एनालाइज़ करोगे नहीं, आप ये प्लान नहीं कर पाओगे कि मुझे किसको कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को समय कितना लगेगा। तो जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आया है 7-8 साल में, हालाँकि यूपीएससी चेंज करता रहता है पैटर्न। कभी टॉम ज़्यादा आ गया, कभी एफएम ज़्यादा आ जाएगा, कभी सोम ज़्यादा आ जाएगा। पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि ऑन एन एवरेज उतने आते ही हैं।
1-2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत तेज़ी से वेरिएशन आ जाता है, पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ऑन एन एवरेज उतना आएगा ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले होंगे इसमें, आप कभी देखिएगा कंट्रोल सिस्टम, 7-8 साल में आप कंट्रोल सिस्टम का वेटेज देखिएगा कि ऑन एन एवरेज एक रेंज है, उसके बीच में आएगा ही आएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि कभी 2 नंबर का आ जाएगा, कभी 50 नंबर का आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऑन एन एवरेज उस रेंज में रहेगा। इनको इनको बोलता हूँ मैं एक एवरेज बेसिक सब्जेक्ट कि जो उतना पूछा ही जाना है, उनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। तो ऐसे सब्जेक्ट भी आपको पता लगेंगे। जब आप इसको अरेंज करोगे ना सब्जेक्ट को, तो आपको वो सब्जेक्ट भी मालूम चलेंगे कि जो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है कि यार इसने 8 साल में धोखा नहीं दिया कि मैं पढ़ के जाऊँ और पता लगा 2 नंबर का आया हो। आप जब 8 साल का पेपर देखोगे, आपको पता लग जाएगा, क्लैरिटी दिख जाएगी। हर ब्रांच में ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज 10-12 नंबर से ऊपर आते ही है और क्लियर है कि इस बार भी आएगा। डिजिटल हो गया, नेटवर्क हो गया और बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है उनका। मैं ये भी बताऊँ कि उनका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एनालॉग पढ़ने में आपको बहुत समय लग जाता है, महीने भर से ऊपर का सिलेबस है, सो बड़ा सब्जेक्ट है। पर कुछ मीडियम लेवल के सब्जेक्ट हैं, 10, 12, 14 नंबर के आते ही आते हैं और सिलेबस भी कम है। कंट्रोल सिस्टम इसी वाले 8 से 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हो आप। 10 दिन बैठ जाओगे, कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट है। गिनती के कांसेप्ट है वहाँ पर और धोखा नहीं देगा, उतना आएगा ही आएगा। ईएमएफटी में 4 कांसेप्ट पढ़ते थे, मैक्सवेल कांसेप्ट वगैरह पढ़ते थे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में और गेट में दोनों का सिलेबस आपने देख लिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 ईयर के पेपर एनालाइज किए और आपने प्रायोरिटी वाइज जो वेटेज रहा है सब्जेक्ट का अरेंज करना शुरू कर दिया। 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो किसी का वेटेज बहुत ज़्यादा दे देगा, किसी का वेटेज एकदम कम कर देगा, पर एवरेज सब्जेक्ट कुछ ऐसे होंगे जो हर साल उतने रहे हैं, 10-12 नंबर के आते ही हैं। 1-2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट छोड़ दो, बाकी कुछ सब्जेक्ट जरूर मिलेंगे जो फिक्स मीडियम एवरेज आएगा ही आएगा। तो ये आपने अरेंज कर लिया प्रायोरिटी वाइज, एक आपने रफली आइडिया लगा लिया। ऐसे ही आपने गेट वाले पेपर में भी किया, ऐसे ही आपने गेट में भी एनालाइज कर लिया पूरा। अब इन दोनों में कंपैरिजन करके आपने एक कंबाइंड लिस्ट बनाई। इन दोनों में आपने कंपैरिजन करके एक कंबाइंड लिस्ट बनाई जिनको दोनों पेपर देने हैं। जैसे मान लो ईएस में जो सब्जेक्ट नंबर 1 पे है, हो सकता है गेट में नंबर 2 पे रहा हो, तो दोनों में इंपॉर्टेंट है, यहाँ टॉप पे लिख दो। यहाँ पे नंबर 2 रहा हो और यहाँ पे नंबर 4 रहा हो तो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सेकंड पे लिख दो। मतलब एक एनालिसिस करना, दोनों की लिस्ट देखकर उसमें एनालाइज करना कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो दोनों में ठीक-ठाक आते हैं। आपने एक फाइनल लिस्ट बनाई ईएस गेट को लेकर। जो आपका टारगेट है, आप उस लिस्ट को वॉल पे चिपका दो जहाँ भी आप पढ़ते हो। आप जहाँ भी पढ़ते हैं, उस लिस्ट को वॉल पर चिपका दीजिए, जो भी आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं। उस लिस्ट को जब भी आप देखोगे, आपको मालूम चल जाएगा कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मुझे कितना टाइम देना चाहिए। मैं ऐसा तो नहीं है मैं एफएम पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर देखकर मालूम चल रहा है कि एफएम का वेटेज क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको मुझे कितने टाइम में कंप्लीट करना चाहिए। जब कल को मैं रिवीजन भी करूँगा तो कितने टाइम में रिवाइज़ करूँगा। जो प्रायोरिटी में टॉप 4-5 होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनको टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए। जो लास्ट के 3-4 हैं, करना उनको भी है, कंपटीशन जिस तरह का है, आपको छोड़ नहीं सकते। पढ़ना उनको भी है, पर टाइम मैनेजमेंट रिलेटिवली थोड़ा कम हो जाएगा, उसमें टाइम कम देना है। तो क्योंकि जब तक ये लिस्ट बनेगी नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कम इम्पोर्टेंट है, किसको टाइम ज़्यादा, किसको टाइम कम, किसको ज़्यादा बार रिवाइज़ करना है, किसको कम बार रिवाइज़ करना है। ठीक है? ये लिस्ट बनाते ही आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी सारी बातें। सामने लिस्ट पे नज़र आ जाएगा क्या इम्पोर्टेंट ज़्यादा, क्या इम्पोर्टेंट कम। तो आई होप थोड़ा-सा एक आइडिया लग पाया होगा इस बात में। तो जिसका टारगेट ओनली ईएस है, वो ईएस की लिस्ट को देखे। जिसका टारगेट ओनली गेट है, वो गेट को देखे। जिसको दोनों एग्ज़ाम देने हैं, वही कंबाइंड लिस्ट को देखे और उस लिस्ट को वॉल पे लगा दे। ठीक है? तो सब्जेक्ट में पता लग जाएगा किसको हमें कितने टाइम में करना चाहिए लगभग, हमें कितना समय किसको देना है। अब तैयारी शुरू करने का क्या मतलब होता है कि सर मैं पढ़ रहा हूँ, तैयारी चल रही है और 8 ईयर का सैंपल साइज़ काफ़ी है। क्यों मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला? करंट ट्रेंड को हमें पहले देखना है। अगर हम 2013 से चलना शुरू करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे कांसेप्ट जो पहले आते थे, अब वो नहीं आते। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएँगे, तो पैटर्न चेंज भी हुआ है 16 के बाद। करंट ट्रेंड को हमें पहले देखना चाहिए कि सर ये करंट ट्रेंड है, वो हम पहले कवर करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो हमेशा पेपर सॉल्व करना हो या एनालाइज़ करना हो, कोई भी एग्ज़ाम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना चाहिए, करंट ट्रेंड को पहले देखना चाहिए। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। पेपर सॉल्व करने में भी यही करना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर अब देखो, प्रीवियस ईयर पेपर की क्या यूटिलिटी है?
तो ये तो हो गया, सिलेबस देख लिया हमने, सब्जेक्ट की लिस्ट बना ली, क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा, क्या इंपॉर्टेंट कम। अब आते हैं अगली बात पे कि सर तैयारी शुरू कर रहा हूँ। तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप इसमें से क्या करिए, ये लिस्ट तो आपने बनाई है एग्ज़ाम के हिसाब से कि एग्ज़ाम में क्या ज़्यादा आया है, क्या क्या एग्ज़ाम में कम आया है। इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपने बनाया, पर ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चा इसी ऑर्डर में कंफर्टेबल हो सब्जेक्ट में। अगर कहीं सोम टॉप पर आ रहा है, तो हो सकता है कि सोम में आपको इंटरेस्ट ना हो, आप दूसरे नंबर वाले में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या थर्ड नंबर वाला आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये तो आपने बनाया है एग्ज़ाम के एनालिसिस के हिसाब से। आप शुरू करिए उस ऑर्डर में जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप थर्ड नंबर सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे हैं, आप थर्ड से शुरू करिए। आप फोर्थ नंबर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उससे शुरू करिए, क्योंकि पहला सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि जब उसमें प्रीवियस ईयर लगेंगे, आसानी से समझ में आएगा, तब आपको मन करेगा और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। पता लगा ऐसा कोई सब्जेक्ट उठा लिए जो बहुत टफ था, आपको कॉलेज में भी इंटरेस्ट नहीं था, क्वेश्चन लगेंगे नहीं, वहीं पर मोरल डाउन हो जाएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट उठाइए जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है कि सर थर्ड नंबर मुझे आता है, जो आता है वहीं से शुरू करो पढ़ना। पढ़ने का क्या मतलब, आप ऑफलाइन, ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर ने पढ़ाया हो, जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, उनको अच्छे से तैयार करो और प्रीवियस ईयर सामने रखे होने चाहिए। किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना है। किसी भी टीचर का किसी के कहने पर भी ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना है। कई बार आप लोग यूट्यूब से फॉलो करने लगते हैं। यूट्यूब पे थंबनेल ऐसे-ऐसे लगे होते हैं कि कल बन जाओ आईएएस, 3 दिन में कंट्रोल सिस्टम खत्म। फालतू-फालतू की बातें कर कर के बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तुम्हें चाहिए भी शॉर्टकट यही। जो चीज़ें तुम्हें अट्रैक्ट करती हैं वही थंबनेल लो लगा देते हैं। किसी के कहने पे नहीं मानना, कोई कुछ भी कहता रहे, आप सिंपली 1 से 2 लेक्चर या 4 लेक्चर जब पढ़ लो, प्रीवियस ईयर उठा के देखो, जो पढ़ा है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है तो आ रहा है समझ, नहीं बन रहा तो बेकार पढ़ाया है, सिंपल बात। चाहे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैंने थ्योरी पढ़ाया, 2, 4, 5 लेक्चर देखने के बाद प्रीवियस ईयर देखोगे कि यहाँ से कुछ आया भी है या सर टाइम पास कर रहे हैं खाली, बस ऐसे ही बेकार, मतलब टाइम बर्बाद हो रहा है हमारा उनका दोनों का। तो सिंपल सी बात है, जो भी आप पढ़ें, ऑनलाइन, ऑफलाइन, आप कहीं भी पढ़ते हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, 100% टीचर एथिकल या मोरल नहीं होते। कुछ लोग ओनली बिज़नेसमैन की तरह डील करते हैं, कुछ लोग रियल टीचर हैं, कुछ लोग अच्छे एंकर हैं, पर टीचर अच्छे नहीं हैं। हर तरह के लोग हैं हर जगह, ठीक है? ये स्टूडेंट अपना देखे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ मैच करे, हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं प्योर टीचर, कुछ लोग हैं प्योर बिज़नेसमैन, कुछ लोग अच्छे एंकर हैं पर टीचर नहीं, कंटेंट नहीं है। तो अब इतने सारे लोग हैं, मान लो हज़ारों लोग हैं, आप किससे टकराओगे ये कैसे पता चलेगा? आप टीचर से टकराए या आप एंकर से टकराए, आप समझ नहीं पाओगे। कुछ लोगों ने खुद को भगवान डिक्लेयर कर दिया है। इंसान नहीं बन पाए, या तो वो एंकर थे या तो वो भगवान है, इंसान का स्टेज आने ही नहीं पाया। अरे यार सिंपल सिलेबस है, सब्जेक्ट की तरह पढ़ा दो, उसमें भगवान बनने की फाइट कहाँ शुरू हो गई है? अरे सिलेबस सामने रखा है, ये पढ़ाना है सब्जेक्ट, और मेरे सब्जेक्ट 3-4 बार पढ़ लोगे, तुम मेरे से बढ़िया पढ़ा दोगे, इसमें भगवान की बात कहाँ से आ गई? कोई मजाक है क्या भगवान का स्टेटस किसी को दे देना? एक सब्जेक्ट है, 4 बार पढ़ लिए, तुम्हें भी आ जाएगा। एज़ अ टीचर मैंने कोई सब्जेक्ट 100 बार पढ़ा दिया, तो मैं कौन-सा तीर मार दिया यार, 100 बार वही चीज़ पढ़ानी है मुझे, तो मुझे तो वैसे ही याद हो जाएगा। इसमें मेरा क्या इसमें कोई बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन है? आप उतनी बार पढ़ लोगे, मेरे से बेहतर पढ़ा दोगे। हर चीज़ को ओवर हाइप नहीं करना चाहिए। इंसान ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान के लिए पॉसिबल ना हो। जो कर रहा है वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसके पास भी उतना ही दिमाग है, आप भी उतने ही कैपेबल हो, आपका ओरिएंटेशन वहाँ होगा, आप शायद उनसे बेहतर करोगे। किसी को एरोगेंस या ईगो इस बात का नहीं होना चाहिए कि कंटेंट किसी के घर की चीज़ नहीं है। जिसका ओरिएंटेशन वहाँ होगा, जिसका अब लोगों का प्रोफेशन है वही। रोज़ पढ़ना, पढ़ाना तो कैसे नहीं आएगा यार? 50 बार वही चीज़ पढ़ा रहे हो दिन-रात, तो क्या इसमें बड़ा तीर मारा है? और टीचिंग में अच्छा टीचर वो है जो कंटीन्यूअस लर्निंग जहाँ पर हो, जो लगातार पढ़ता रहे। अच्छा टीचर वो है जो लगातार पढ़ता रहे। जिस दिन टीचर पढ़ना छोड़ देगा, उस दिन वो एंकर बन के रह जाएगा, टीचर नहीं। तो मैंने बताया, जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई कुछ भी कहता रहे कि बस ये पढ़ लो यहीं से हो जाएगा, ऐसे नहीं मानना है। ऐसे नहीं मानना है, आप अपना कॉपी देखिए, जो आपने पढ़ा, किसी ने पढ़ाया हो। 2, 4, 5 दिन पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर उठाइए और जो आपने पढ़ा, आपकी जितनी समझ नोट्स को लेकर हुई, क्या आप वो क्वेश्चन अप्लाई कर पाए? क्या प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन आपसे लग पा रहे हैं? क्योंकि वही एग्ज़ाम आप देने जाओगे,
वो क्वेश्चन लग पा रहे हैं तो टीचर ने बढ़िया समझाया है, नहीं लग पा रहे हैं तो खराब पढ़ाया है, क्योंकि आपका काम तो नहीं चला। हो सकता है किसी और के लिए वो टीचर अच्छा हो, आपका काम तो नहीं चल पाया ना भाई। तो जो भी नोट्स आप पढ़ें, जो भी सोर्स से आप पढ़ें, प्रीवियस ईयर लेके बैठें, अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो अच्छा पढ़ाया गया, नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो खराब पढ़ाया गया। क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी किसी को मैंने पढ़ाया, एक ही साथ सबको पढ़ाया, कोई बच्चा जल्दी चीज़ों को समझ गया, ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाया हो, कोई नहीं लगा पाया, जिसको मेरे से फ़ायदा हुआ उसके लिए मैं अच्छा हूँ, जिसको मेरे से बेनिफिट नहीं हो रहा उसके लिए मैं खराब हूँ, सीधी-सी बात है। तो ऐसे करके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जाने से पहले 2 से 3 बार आपके प्रीवियस ईयर ज़रूर लग जाने चाहिए। अब देखो कहना तो बड़ा आसान है, मुझे क्या मैंने मुँह खोला पट से बोल दिया 2 से 3 बार लग जाने चाहिए। अब तुम अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो इतनी मोटी किताब है, 2 बार लगा पाना अपने आप में भी बड़ी बात है। मतलब 2 से 3 बार अगर प्रीवियस ईयर लगा लोगे, तब आपको कमांड आ जाएगी सब्जेक्ट में। उसके बाद आप कह पाओगे कि सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूँ मैं। कहना आसान है, पर प्रीवियस ईयर बहुत बड़ा काम है निपटा लेना, अगर 2 बार भी हो जाए। अब देखो कितना काम बढ़ गया। किसी बच्चे का टारगेट ओनली ईएस है, तो उसको ईएस के प्रीवियस ईयर लगाने हैं। किसी का टारगेट ओनली गेट है, तो गेट के प्रीवियस ईयर लगाने हैं। जिसको दोनों पेपर देने हैं, उसको दोनों लगाने पड़ेंगे। क्योंकि ईएस और गेट में सिलेबस भले मैच करता हो, कुछ सब्जेक्ट कॉमन हो, पर न्यूमेरिकल की अप्रोच थोड़ी-सी अलग हो जाती है। कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर बोर्ड पे लिख दूँ मैं और बताऊँ नहीं कि ईएस का है कि गेट का है, आपको ऑप्शन देख के और क्वेश्चन का नेचर देख के समझ में आ जाएगा, सर ये गेट के लेवल का लग रहा है, ये ईएस के लेवल का लग रहा है मुझे। क्योंकि क्वेश्चन का ओरिएंटेशन थोड़ा-सा अलग हो जाता है। ऑप्शंस थोड़े से क्लोज बन जाएँगे गेट में, तो आपको दोनों प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन के नेचर में थोड़ा-सा अंतर रहता है, ईएस और गेट में। कई बार तो आप देखो ईएस का मेंस का क्वेश्चन गेट में पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, मैकेनिकल में पिछली बार ही देखो, ईएस का कन्वेंशनल क्वेश्चन गेट के ऑब्जेक्टिव में पूछ रखा है, ठीक है? मैकेनिकल में कई क्वेश्चन आए थे इस तरीके के। तो ये सब चीज़ें मैं कुछ नई नहीं बता रहा हूँ, आप पेपर एनालाइज़ करोगे आप भी देख लोगे कि ऐसा हुआ है, ठीक है? बेटा मैंने बता दिया है, आपकी जो भी क्वेरी है, लास्ट के आधे घंटे में सिर्फ़ आपकी क्वेरी डील करूँगा। पहले मुझे जितनी चीज़ें बतानी है, आप इंटरप्ट मत करिए बार-बार कमेंट करके। एक-एक बच्चा कमेंट करेगा, मैं उसी का क्वेश्चन आंसर करने लग जाऊँगा, तो जो मुझे बताना है वो सारा छूट जाएगा। मैं मेरी पूरी बात खत्म कर लूँ, लास्ट के आधे घंटे जितना पूछना है पूछिएगा। क्योंकि एक-एक बार क्वेश्चन में डिस्ट्रैक्शन होता जाएगा आपके, तो फिर ये पूरा छूट जाएगा। तो प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करना है, और प्रीवियस ईयर मैंने बताया, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसका प्रीवियस ईयर लगाया, पहला टारगेट 8 साल के क्वेश्चन। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि किसी सब्जेक्ट में 20 ईयर का पेपर लगा लिया और किसी सब्जेक्ट में 5 ईयर भी नहीं लगा। तो कम से कम पहला टारगेट 8 ईयर के पेपर। 8 ईयर के पेपर जब लग जाएँगे, तो कम से कम हर सब्जेक्ट में अगर 8 ईयर हो जाएगा, एसएससी का ही बताऊँगा मैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो हर सब्जेक्ट के जब 8 ईयर हो जाएँगे, तो काफ़ी सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। पहला टारगेट 8 ईयर, अगर कोई 8 ईयर कर चुका हो, तो 2-2 3-3 साल और बढ़ा दो। पहला टारगेट तो 8 ईयर, सारे सब्जेक्ट 8 ईयर हो जाए, जितने पुराने सब्जेक्ट हैं, जो पहले से हैं। जो नए वाले हैं, वो 3 ही 4 साल के पेपर अवेलेबल हैं। उतना कंप्लीट कर लो, गेट हो गया, ईएस हो गया। फिर टाइम मिले तो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज़ हमेशा नई वाली लगाना, जो भी नई टेस्ट सीरीज़ हो वहाँ पर, और टेस्ट सीरीज़ वहाँ देनी चाहिए जहाँ ज़्यादा क्राउड हो, ताकि आपकी परफॉर्मेंस का सही इवैल्यूएशन हो पाए। टेस्ट सीरीज़ वहाँ जहाँ भीड़ ज़्यादा हो टेस्ट सीरीज़ में, ताकि परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो पाए, ठीक है? तो एक-एक करके तो पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, प्रीवियस ईयर लग गए। अब सेकंड नंबर पे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, हो सकता है आप इसमें कंफर्टेबल हो, इसको सेकंड नंबर पे करना है। ये तो है प्रीवियस ईयर 8 साल की प्लानिंग के हिसाब से जो-जो क्वेश्चन आए हैं। आपका तैयारी चलेगा उस सीक्वेंस में जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये तो आपने पेपर का 8 साल का एनालिसिस लिखा हुआ है, ऑर्डर अरेंज कर रखा है प्रायोरिटी में। आपकी तैयारी सब्जेक्ट की उस ऑर्डर में होगी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप सबसे स्ट्रॉन्ग हैं 1 नंबर पे, सेकंड नंबर पे सेकंड, थर्ड नंबर पे। और जो बड़े सब्जेक्ट हैं, उसमें ये मत किया करो कि पूरी कॉपी जब नोट्स खत्म होंगे तब क्वेश्चन लगाऊँगा, नहीं। 1 चैप्टर या 4-5 लेक्चर, ठीक है? या 2 यूनिट, इतने के बाद क्वेश्चन आते रहने चाहिए। क्वेश्चन आपके मोबाइल फ़ोन की तरह होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर ऐसा होना चाहिए जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, कि जब आपने 4-5 अ, टॉपिक कर लिए या 1-2 यूनिट कर ली, उसके बाद क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। नहीं तो बड़े सब्जेक्ट में क्या होगा कि 20 दिन थ्योरी पढ़ रहे हो, तो क्या क्वेश्चन 20 दिन बाद करोगे? क्वेश्चन आपको लगातार टच में रहना है, लंबा गैप नहीं देना उसमें। बड़े सब्जेक्ट में क्या करते हैं कि थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन लगाऊँगा, नहीं।
2 दिन 4 दिन थ्योरी पढ़ लिए, 1-2 यूनिट कर लिए, उतने क्वेश्चन साथ में लगाओ, क्योंकि ताज़ा-ताज़ा पढ़ा रहेगा, आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। 20 दिन के बाद पहले दिन की थ्योरी भूल चुके होगे। तो कुछ-कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में क्वेश्चन चलते रहना चाहिए, या डेली अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे न्यूमेरिकल लगातार करते रहना चाहिए। न्यूमेरिकल से लंबा गैप नहीं बनाना है, न्यूमेरिकल लगाए बिना बात नहीं बनेगी कॉम्पिटिशन में। प्रॉब्लम क्या करते हैं, आप बार-बार कॉपी, अगर किसी टीचर ने अच्छा पढ़ाया है, तो आप बार-बार कॉपी रिवाइज़ करना चाहते हो, क्योंकि आपके मन में चोर रहता है कि क्वेश्चन लगाऊँगा शायद बने नहीं। अपने मन से हम ऑनेस्ट नहीं रहते। कॉपी अच्छी लिखी है तो नोट्स अच्छे बने, हम बार-बार कॉपी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉपी आसानी से हो जाएगी, और क्वेश्चन में हमें अंदर से डर रहता है कि लगा नहीं पाऊँगा, या 2 क्वेश्चन लाइन से नहीं बने तो खुद पे डाउट होने लगता है कि लग रहा है मुझे आता नहीं है। नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं बनेगा सॉल्यूशन देख के कर लोगे, एग्ज़ाम में नहीं बनेगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी जितनी बार नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं बन रहा अगली बार ज़रूर बनेगा, क्वेश्चन ज़रूर देखो। बिना क्वेश्चन बने नहीं कुछ होने वाला है, प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाने हैं। ठीक है? तो ये समझ आ गया कि तैयारी का तरीका कैसे होना चाहिए। दूसरी बात है, कन्वेंशनल के क्वेश्चन बच्चे कहते हैं कि सर लगाएँ कि ना लगाएँ? 10% गुड क्वालिटी कन्वेंशनल न्यूमेरिकल थ्योरी, अब प्री से पहले थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी वाले जो कन्वेंशनल आए हैं, उनमें समय लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी, पर 10% गुड क्वालिटी कन्वेंशनल न्यूमेरिकल अप्रोच वाले, एक क्वेश्चन जहाँ पे मल्टीपल कांसेप्ट यूज़ होते हों, कि एक कन्वेंशनल तुम्हारा 10 ऑब्जेक्टिव के बराबर हो, मल्टीपल कांसेप्ट अप्लाई हो रहे हों, उनको ज़रूर करना है। कन्वेंशनल में छाँट कर ऐसे कन्वेंशनल क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव के बराबर हो, एक ही क्वेश्चन में कंट्रोल सिस्टम वाले में तुम्हें गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी सब निकालने को बोला हो। तो वो एक कन्वेंशनल तुम्हारा इतनी अच्छी क्लैरिटी करेगा कंसेप्ट में कि वो तुम्हारा टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। 10 ऑब्जेक्टिव करना और ऐसा एक कन्वेंशनल करना बराबर है। तो कम से कम 10% गुड क्वालिटी कन्वेंशनल ज़रूर लगाने हैं छाँट-छाँट के, कि जहाँ पे एक क्वेश्चन करने में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। कई बार आप देखोगे कन्वेंशनल में इतने बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन दे दिए हुए हैं कि अगर वो एक कन्वेंशनल कर लो और सब्जेक्ट में तुम्हें कमांड है, तो तुम्हारे अपने आप चेहरे पे स्माइल आ जाएगी कि उसके अंदर कितने सारे ऑब्जेक्टिव निपट गए। वो तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा, तुम्हें स्ट्रेंथन करेगा, टेक्निकल में कमांड आएगी वहाँ से। तो प्री के पहले इनको करना चाहिए। मैं सारे कन्वेंशनल नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी के कन्वेंशनल कम से कम 10-12% मल्टीपल कांसेप्ट जहाँ पर अप्लाई होते हैं, उनको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा फिर टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ करंट ईयर की, लेटेस्ट टेस्ट, पुराने साल की नहीं बोल रहा हूँ मैं, करंट ईयर की टेस्ट सीरीज़ लगानी है साथ-साथ। अब जब प्रीवियस ईयर आप लगाओगे, टेस्ट सीरीज़ आप लगाओगे, तो कई सारे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे पहली बार में, उन पे स्टार मार्क कर दीजिए। कई सारे क्वेश्चन होंगे जो पहले अटेम्प्ट में नहीं बनेंगे, उन पे स्टार लगा दीजिए। अक्टूबर-नवंबर में आप रिवीजन करना चाहते हो, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम टाइम में अगर रिवीजन करना हो, तो जो पहली बार में क्वेश्चन नहीं बने थे, जिन पे आपने स्टार लगाया है, उनको तो देख सकते हो। ये स्ट्रैटेजी हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगी। पहली बार जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते थे, आपने उन पे स्टार लगा दिया। लास्ट के 1.5 महीने, 2 महीने में अगर कोई कहे कि रिवीजन करना है, तो जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन हैं, वो तो 1 डेढ़ महीने में लग सकते हैं ना। सारे तो दोबारा नहीं लगा पाओगे, क्योंकि स्टार मार्क वाले जो हैं, वो आपकी वीकनेस है। पूरे साल जो भी आप तैयारी करें, जो एरिया कंफर्टेबल नहीं है, उन पे स्टार लगा दिया करो। एक छोटी-सी पर्ची बना के उस पे लिख दिया करो कि ये कांसेप्ट मेरा वीक है, और वॉल पे लगा दो। नोटपैड टाइप का कुछ रखो, पेपर सा दीवार पे लगा दो, उस पे नोट कर दिया करो कि जब मैं ये एरिया के क्वेश्चन लगाता हूँ, मैं इसमें वीक हूँ, या टेस्ट सीरीज में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, या प्रीवियस ईयर में दिक्कत आ रही है। वो पर्टिकुलर कांसेप्ट वहाँ पर आप लिख दो उस पेपर पे। पूरे साल अगर हम सिर्फ अपनी वीकनेस को ही आइडेंटिफाई कर लें कि एक सब्जेक्ट में 10 टॉपिक मुझे दिक्कत करते हैं, इस सब्जेक्ट में 4 टॉपिक दिक्कत करते हैं, तो जब मैं रिवीजन के टाइम पे आऊँगा या सितंबर वगैरह आएगा, या मुझे 20 डेज़ में रिवीजन करना है, 25 डेज़ में रिवीजन करना है, अगर मैं उन टॉपिक को भी रिवाइज़ करता चला जाऊँ, सारी वीकनेस खत्म हो जाएगी। तैयारी इसी का नाम है कि जितने एक साल में वीकनेसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और एक-एक करके रेक्टिफाई करते जाना। इसी का मतलब है तैयारी। कि जो-जो एरिया, और क्योंकि देखो, जो भी एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं, कहीं न कहीं वो आपकी नज़र के सामने से गुज़र रहा है। चाहे प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है, चाहे टेस्ट सीरीज़ में दिया हुआ है, चाहे कोई दोस्त से डिस्कशन में बात आ रही है, इग्नोर नहीं करना है।
जो आपका वीक एरिया है तुरंत कहीं नोट कर दो कि ये एरिया में कंफर्टेबल नहीं हूँ। कोई नया शब्द सुनने को मिल रहा है, कोई नया कंसेप्ट सुनने को मिल रहा है, ज़रूर लिख दीजिए और कहीं वॉल पे लगा दो उसको। क्लियर है पूरी बात? तो आपको बस ये पता रहेगा कि ये मेरी पूरे साल की वीकनेसेस है, इनको मुझे ठीक करना है। अब जो वीकनेस है वो ठीक कैसे होगी? जो वीक एरिया है, सबसे पहले अपने क्लास नोट्स उठाइए, जो भी टीचर ने पढ़ाया होगा। क्लास नोट्स में पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। हो सकता है टीचर ने क्लास में कवर किया हो सकता है ना कवर किया हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर नोट्स पढ़ के समझ आ रहा है तो दोबारा क्वेश्चन अप्लाई करिए। अगर नोट्स में दिया है और पढ़ के क्लियर हो गया, दोबारा अप्लाई करके देखो, क्या पता क्वेश्चन दिया ही ना हो, टॉपिक दिया ही ना हो, या टीचर ने कराया ही ना हो। केवल उस टॉपिक को करने के लिए कोई एक बेस्ट किताब जो रेफरेंस बुक है, सिर्फ वो उठानी है। कोई एक रेफरेंस बुक उठानी है उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए, और पूरी बुक नहीं पढ़नी है, केवल उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है? जो आपकी वीकनेस है वो टॉपिक को अपने क्लासरूम नोट्स उठाइए। क्लासरूम नोट्स में हो सकता है कवर हो या ना हो, अगर नोट्स में भी ना दिया हो, सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ने के लिए किताब उठानी है। टॉपर तो बोल देते हैं एक-एक सब्जेक्ट की ये 4 किताब पढ़ना, 5 किताब पढ़ लेना। 1 ईयर की तैयारी में किताब नहीं पढ़ सकते। किताब जिसको पढ़नी है, वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, जो आगे प्लान कर रहे हैं कि मैं तैयारी करूँगा, उनके पास मौका है स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का, जो ढंग से पूरी किताब पढ़ सकते हैं। 1 साल की तैयारी में सारी की सारी स्टैंडर्ड किताब पढ़ना चाहोगे, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है? क्योंकि सिलेबस अपने आप में इतना है। तो रेफरेंस बुक में कम से कम वो टॉपिक देख सकते हो कि जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, जो टॉपिक आपको कंफर्टेबल ना हो। ये अंकुर, सूरज, ये लोग ऐसे मुँह क्यों बना रहे हैं? क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम आ रही है? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, इसमें ऐसे मुँह बनाने से क्या होगा? डाउट कहीं है तो पूछो। 6 मंथ में गेट की तैयारी हो सकती है, मैंने शुरू में ही बोला है। ये वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, कई सारी चीज़ें मैं सीक्वेंस में बोलता जा रहा हूँ। आप रैंडमली बीच में क्लास जॉइन कर रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा। स्टार्टिंग से देखते चलिए। इसीलिए मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ, हर टॉपिक को सीक्वेंस में बता रहा हूँ। आप स्टार्टिंग से देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है? तो ये हो गया, हमें पढ़ना किस तरीके से है। इतना सारा कंटेंट याद कैसे करें सर? पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? रात में पढ़ें कि दिन में पढ़ें? आप किसी भी टाइम पढ़ें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंसंट्रेट कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी इंजीनियरिंग रात में पढ़ के पास किए, कुछ लोग ऐसे हैं सुबह कंसंट्रेशन ज़्यादा बनता है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जब पढ़ सकते हो तब पढ़ें, पर पढ़ें। रात दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप पढ़ सकें, जब आपका कंसंट्रेशन बनता हो, आप तब पढ़िए। ठीक है? कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग 8 घंटे में ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ लेते हैं, कुछ लोग 12 घंटे में भी एफिशिएंट नहीं होते। जब तक आपका माइंड काम कर रहा है, आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तब तक पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ना ऐसे शुरू किया और धीरे-धीरे किताब ऐसे हो गई, सो गए 4 घंटा और काउंट कर लिया कि 12 घंटे पढ़ा हूँ। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, खुद को गेन करने के लिए पढ़ना है कि मुझे कुछ गेन हुआ कि नहीं। क्लियर है? चाहे 6 घंटा पढ़ें, चाहे 8 घंटा पढ़ें, चाहे 10 घंटा, रेगुलर पढ़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेगुलरिटी। जो सबसे डिफिकल्ट काम भी है मेंटेन करना, रेगुलरिटी मेंटेन हो नहीं पाती, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आप लोग जिस समय में तैयारी कर रहे हैं, इस समय डिस्ट्रैक्शन बहुत है, सोशल मीडिया के नाम पे, डिस्कशन के नाम पे, यूट्यूब के नाम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ना चाहते हुए भी किसी न किसी फॉर्म में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। रेगुलरिटी मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हो नहीं पाता है। ठीक है? अब आते हैं जीएस वाले पार्ट पर। पहले हम जीएस की बात करते हैं ईएससी के लिए। ईएससी के लिए जीएस की बात करते हैं। क्या तरीका होना चाहिए, किस-किस ब्रांच के लिए कैसे पढ़ना चाहिए? और कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाएँ कि ना बनाएँ? शॉर्ट नोट्स को लेकर मेरा ये मानना है, आप जैसे मान लो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो आप अपनी क्लासरूम कॉपी से ही आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो। जो भी नामी टीचर हैं, अच्छे टीचर होंगे, उन्होंने किसी न किसी स्टैंडर्ड बुक की थ्योरी ही आपको लिखा रखी है। इतने साल से जो टीचर पढ़ा रहे होंगे, किसी न किसी स्टैंडर्ड बुक की थ्योरी ही आपको लिखाते हैं। आप उस कॉपी में से भी, उसी कॉपी में से फिर कॉपी करते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते हो। तो आपने यहाँ भी लिखने में समय लगाया, अब वही चीज़ दोबारा यहाँ लिख रहे हो और फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जब मेन कॉपी पढ़ोगे, सोचोगे शॉर्ट नोट्स कर लेता हूँ।
जब शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे सोचोगे मेन कॉपी पढ़ लेता हूँ, कुछ छूट ना रहा हो, कंफ्यूजन रहती है और टाइम भी लगता है। बल्कि मैं तो कहूँगा जितना समय शॉर्ट नोट्स लिखने में लगाते हो, उतना समय क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, जो आपने वीकनेस अपनी आइडेंटिफाई की है प्रीवियस ईयर लगाने में, टेस्ट सीरीज में, जो आपने अपने वीक एरिया फाइंड आउट किए हैं, उन्हीं को व्हाइट पेपर के ऊपर लिखना है और उनके सॉल्यूशन लिखने हैं। एक सब्जेक्ट में मुश्किल से 7-8 पेज बनेंगे। जैसे जब आईआईटी जेईई की तैयारी करते थे, तो आप कुछ क्विक रिवीजन नोट्स बनाते थे। आईआईटी जेईई की तैयारी में आप बनाते थे क्विक रिवीजन नोट्स। एक सब्जेक्ट में मुश्किल से 7-8 पेज होते थे। यहाँ पर भी आपके क्विक रिवीजन नोट्स 10 पेज से ऊपर नहीं होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स अगर आप 50 पेज के बना रहे हो, उनका कोई यूज नहीं होगा, पढ़ोगे भी नहीं। एक सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन नोट्स 8 से 10 पेज में निपट जाना चाहिए। सारे सब्जेक्ट का मिला के विदिन 100 पेज हो जाएगा, जो एग्जाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज हो सकता है। एग्जाम सेंटर पर लेकर भी जा सकते हैं, ब्रेक में भी देख सकते हैं, कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। और क्विक रिवीजन नोट्स में आपने क्या लिखा है, आपने सारी वीकनेस जो आपकी थी वो सब यहाँ पर लिख दी है। जो क्वेश्चन आप स्टार लगाते गए थे, जो आपसे नहीं बन रहा था, आपका वीक एरिया था, उन्हीं को आप क्विक रिवीजन नोट्स में लिखते गए हो, ताकि कम टाइम में एग्जाम में रिवीजन करना पड़े तो आप देख सकते हो। उसमें टेस्ट सीरीज का कंसेप्ट हो सकता है, प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट हो सकते हैं, किसी ने कोई डिस्कशन में कंसेप्ट बोला वो आपको तैयार नहीं था, क्विक रिवीजन नोट्स में वही आएगा। कोई फार्मूला बार बार अप्लाई करना है, आप भूल जाते हो, वो आएगा। कोई प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन भूल जाते हो, क्विक रिवीजन नोट्स में वो चीजें आएंगी जो बिल्कुल कंक्रीट है और आप कंफर्टेबल जहां पर नहीं हो, तो कम टाइम में रिवाइज हो सकता है। 100 पेज में सारे शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे टोटल, तो टाइम भी कम लगेगा और रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बात करेंगे सर जो मैं शॉर्ट नोट बनाता हूँ सिंपल क्या करें। जो आपकी क्लासरूम कॉपी होती है, किसी टीचर ने अच्छी तरह से पढ़ाया है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपने देख रखे हैं 8-10 साल के। जब आप अपनी क्लासरूम कॉपी पलट रहे हो, उसमें कोई किसी भी टीचर ने पढ़ाया हो, 70% एरिया टीचर ऐसा पढ़ाता है जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जो कभी आया है लास्ट 10 ईयर में। कोई भी कॉपी उठा के देख लेना, 30% एरिया ऐसा मिलेगा जो लास्ट 5 ईयर 8 ईयर में नहीं आया होगा। कोई भी टीचर जो तुम्हारा फेवरेट नोट्स हो वो उठा के देख लेना और लास्ट के 7-8 साल के पेपर देख लेना। 70% एरिया कॉपी का होगा जहां से क्वेश्चन आए होंगे, 30% एरिया से क्वेश्चन नहीं आए होंगे। पर टीचर को ये 30% भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से पढ़ाते हुए आ रहे हैं और ये बेसिक्स होते हैं, इसको पढ़ाए बिना हो सकता है वो आगे ना बढ़ पाए। तो ये पर ये 30% एग्जाम में नहीं आता। आप बिना प्रीवियस ईयर देखे कॉपी रिवाइज करोगे तो 100% बार बार उतना ही टाइम लगा के रिवाइज करोगे। अरे यार, जो ज्यादा बार आया है उसको ज्यादा टाइम दो रिवाइज करने में, जो नहीं आ रहा 5-7 साल में, वो बस एक बार पलट लो, कम टाइम में एक बार रीड कर लो बस उसको। हर टॉपिक तो कॉपी का इंपॉर्टेंट नहीं है। 70% एरिया एग्जाम ओरिएंटेड है, 30% एग्जाम में 7-8 साल में नहीं पूछा गया। तो जब मेरा कहना है प्रीवियस ईयर आपने एनालाइज कर लिए, अपनी क्लासरूम कॉपी को जब पलटो, जो टॉपिक पिछले 7-8 साल में 5 बार आया है उस पे लगाओ 5 स्टार कॉपी में ही। एक ही कॉपी को मार्क कर लो, 5 स्टार लगा दो जो टॉपिक बहुत बार आए हैं। मैकेनिकल में एंट्रोपी पढ़ रहे हैं, इसी वाले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ रहे हैं, ये सब बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई टॉपिक मान लो कम बार आया है, थोड़ा 4 स्टार लगा दो। कोई टॉपिक थोड़ा और कम आया है, 3 स्टार लगा दो। कभी भी इस कॉपी को पलटोगे, जहां जहां स्टार लगे होंगे देखते ही मालूम चल जाएगा ये है कोर एरिया, कंक्रीट। और जहां पर एक भी स्टार नहीं लगा, इसका मतलब टीचर ने कराया है बेसिक क्लियर करने के लिए, पर वो एग्जाम में नहीं आता। इसको मुझे कम टाइम में निपटाना है। आप समझ रहे हो, सारे सिलेबस में से 30% भी अगर आप फाइंड आउट कर लिए जो एग्जाम में नहीं आता, कितना एफर्ट कम हो जाएगा। कम टाइम में तैयारी ऐसे ही होती है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। स्मार्ट प्लानिंग यही है कि प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए और नोट्स उठा के देख लिए, जो टॉपिक बार बार आते हैं उन पे स्टार मार्क कर लिए, और जो नहीं आया उस पे स्टार नहीं आएगा, तो ये आपके शॉर्ट नोट्स भी बन गए यहीं पर। और जितने जितने पॉइंट आप अलग शॉर्ट नोट्स कॉपी में लिख रहे थे, उनको इसी किताब में कॉपी में हाईलाइट कर लो यार, हाईलाइटर लेके बैठ जाओ। इससे जो तुम शॉर्ट नोट्स में लिख रहे थे उसको यहीं पर हाईलाइट कर लो। तो दो ही चीज बनी, एक आपकी मेन कॉपी है, उसमें आपने काम की चीजें हाईलाइट कर ली, स्टार मार्क कर दिए प्रीवियस ईयर के हिसाब से, और साथ में क्विक रिवीजन, जो थोड़े से पेपर होंगे वाइट, एक दिन पहले भी रिवीजन कर सकते हो। दो ही चीजें चाहिए आपको, एक ये कॉपी, एक क्विक रिवीजन, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया मैंने अलग से, और सबको मालूम है ये चीजें।
दुनिया भर का मोटिवेशन चाहिए आपको, मोटिवेशन के 50 वीडियो चाहिए, रोज मोटिवेशन का वीडियो देखना है। जितना मोटिवेशन के वीडियो के पीछे भागते हो उतना पढ़ लो, उतने में क्वेश्चन लगा लो। मोटिवेशन के जो वीडियो हैं वो लोग खुद लाइफ में मोटिवेटेड नहीं है। ज्यादा अच्छा है कि पढ़ो सारा समय लगा के। अब आ जाओ जीएस पे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट बिना कोई दिमाग लगाए, मैथमेटिक्स एप्टी, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैथमेटिक्स एप्टी सबसे पहले तैयार करना है। मैथ्स का वेटेज 20 मार्क्स तक मान सकते हो, एप्टी का वेटेज 14 मार्क्स तक ईएससी में आ सकता है। ये दोनों मिलाकर 34 मार्क्स तक होंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर देख लोगे, आपको देखते पता लग जाएगा कि मैथ्स एप्टी में एरिया भी कौन कौन से हैं। मैट्रिक्स से क्वेश्चन आना ही आना है, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, टॉपिक भी पता चल जाएंगे। थर्ड पे कर सकते हो एनवायरनमेंट, क्योंकि वेटेज ज्यादा आता है और क्वेश्चन बन जाते हैं इसके। हालांकि इस बार थोड़ा कम आया था, पर मेरा मानना था कि 20 से 24 के बीच रहेगा। 3 साल 20 से ऊपर आया है, इस बार 16 नंबर का आया था। पर क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने पढ़ा रखा है एनवायरनमेंट, उससे काम चल जाता है इसमें। और मेरे कहने से मत जाइए, जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ लो थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन देख लो, आपको मालूम चल जाएगा। इसके बाद आपको करना चाहिए मटेरियल साइंस। ये 4 सब्जेक्ट हर ब्रांच के लिए कॉमन है ईएस में, सबसे पहले तैयार कर लेने चाहिए। मटेरियल साइंस का वेटेज भी 20 नंबर के आसपास। इसके बाद मैकेनिकल सिविल वालों को करना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईसी इलेक्ट्रिकल वालों को करना चाहिए आईसीटी। मैकेनिकल सिविल को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहिए और ईसी इलेक्ट्रिकल वालों को आईसीटी करना चाहिए। वेटेज वाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लगभग 16 नंबर का रहेगा, आईसीटी लगभग 20 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि कुछ टॉपिक आपकी ब्रांच से मैच कर जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैसे पर्ट सीपीएम मैकेनिकल सिविल वाले पहले ही पढ़ते हैं, आईसीटी में कम्युनिकेशन का पार्ट ईसी इलेक्ट्रिकल वालों को बेसिक आइडिया होता है यहाँ पर। इसके बाद करना चाहिए स्टैंडर्ड क्वालिटी। स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला भी मैकेनिकल को फेवर करता है, 6 सिग्मा टीक्यूएम, पर मैकेनिकल के साथ दिक्कत है कि वैकेंसी कम हो गई है। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी ये भी लगभग 18 नंबर का मान के चलिए। इसके बाद एक टॉपिक हमें करना चाहिए सेफ्टी, छोटा सा टॉपिक है और कम से कम 6 से 8 नंबर का आता है। डिजाइन ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेफ्टी छोटा टॉपिक है और 6 से 8 नंबर का आता है, ये कर लेना चाहिए। इसके बाद एक टॉपिक करना चाहिए एथिक्स। एथिक्स मैंने लास्ट ईयर पहली बार पढ़ाया था और क्वेश्चन बच्चों ने 6 के 6 बनाए। इसका वेटेज 12 से 16 नंबर तक मान सकते हैं और सिंपल है, मतलब पढ़ने में थोड़ा अलग तरह का सब्जेक्ट है, पर एक बार अगर टीचर इसको समझा दे, टीचर इसको बता दे, तो एथिक्स सिंपल है, इसमें दिक्कत नहीं आती। इसके बाद अब मैकेनिकल सिविल ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया था, ईसी इलेक्ट्रिकल ने आईसीटी किया था, उसको इंटरचेंज कर दो। यूपीएससी वाला एथिक्स नहीं है ये यूपीएससी वाला नहीं है, यूपीएससी वाले में सिलेबस बहुत ज्यादा है, यहाँ इंजीनियरिंग स्पेसिफिक है, यूपीएससी वाला नहीं है एथिक्स, उसका थोड़ा सिलेक्टेड पार्ट है, तो टीचर को देखना क्या पढ़ाना है क्या नहीं। एथिक्स हो गया। अब इसके बाद आता है करंट अफेयर और उसके बाद आता है ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग से 2-3 साल में क्वेश्चन कम आए, एक साल क्वेश्चन ज्यादा आए थे, एक दो साल में पिछले क्वेश्चन कम आए हैं, तो ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जीएस के लिए। जॉब वाले जो लोग हैं और एमटेक वाले जो लोग हैं, जॉब और एमटेक वाले, इनको तैयारी करनी है तो इनके लिए तरीका ये है कि एमटेक या जॉब के साथ 4 घंटे रेगुलर अगर दे सकते हैं तैयारी को, 4 घंटे अगर रेगुलर तैयारी को दे सकते हैं, और छुट्टी के दिन 7 से 8 घंटे, जॉब के साथ 3 से 4 घंटे डेली, 3 घंटे तो कम पड़ जाएगा, 4 आवर्स डेली, और छुट्टी के दिन 8 आवर्स अगर दे सकते हैं, और एग्जाम के पहले 2 मंथ पूरा पूरा चाहिए, इतना समय अगर दे पाओगे तो तैयारी बिल्कुल सोच सकते हो। 4 आवर्स डेली, छुट्टी के दिन 6 to 8 आवर्स, और 2 मंथ एग्जाम के पहले डेडिकेटेड पूरा का पूरा, इतना अगर समय दे सकते हो तो आप तैयारी कर सकते हैं, एमटेक के साथ भी जॉब के साथ भी। जो बच्चे बीटेक के बाद पहला साल गैप करना चाहते हैं कर सकते हैं, 2 साल गैप हो गया, 2 साल से ज्यादा गैप हो रहा है, इस समय के सिचुएशन के हिसाब से अगर एमटेक मिल रहा हो तो एमटेक ज्वाइन करना चाहिए, या कोई जॉब मिल रही हो, कोई एमटेक मिल रहा हो तो ज्वाइन करना चाहिए। अभी एमटेक के कॉलेज खुलते खुलते 2-3 महीने लग जाएंगे, तैयारी पूरी करते रहो कंपटीशन की। एमटेक अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपका गैप ईयर एक तो कवर हो जाएगा, गैप ईयर कवर हो जाएगा, और जब तक आपके कॉलेज खुलेंगे ईएस का एग्जाम बहुत क्लोज आ चुका होगा,
इस साल तो आप बताओ पूरा टाइम मिल रहा है तैयारी करने का। अगर एमटेक में एडमिशन लेके छोड़ भी दो, जब तक कॉलेज खुलेगा तब तक तुम्हारा एग्जाम बिल्कुल क्लोज आ चुका होगा। तो क्या दिक्कत है, एमटेक में एनरोलमेंट कर लो, जनवरी में पता लग जाएगा एग्जाम कैसा हुआ, उसके हिसाब से डिसाइड कर लो आगे करना है नहीं करना। पर पूरा गैप मत करो। अगर 2 साल से ऊपर गैप हो रहा है तो मैं गैप रिकमेंड नहीं करूंगा। 2 साल से ऊपर गैप हो रहा है, वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा भी नहीं आ रही हैं, और गैप नहीं बढ़ाना है। कोई जॉब मिल रही हो या एमटेक मिल रहा हो, जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अभी हाथ में हो वो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। पूरी तरह से गैप मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। कॉलेज बहुत अच्छा हो, ब्रांच बहुत अच्छी हो, दोनों का बैलेंस बना के देख लो। कॉलेज ठीक ठाक हो, ब्रांच ठीक ठाक हो, वहां ले लेना चाहिए। बहुत अच्छे कॉलेज में खराब ब्रांच हो तो भी फायदा नहीं है, और बहुत खराब कॉलेज में अच्छी ब्रांच हो तो भी फायदा नहीं। ठीक ठाक कॉलेज, ठीक ठाक ब्रांच, दोनों का बैलेंस बना के डिसाइड कर लो एमटेक में क्या ब्रांच लेनी चाहिए। ठीक है। पढ़ने का तरीका क्या है कि सर इतना सारा पढ़ना है, याद नहीं रहता। करंट अफेयर की ड्यूरेशन 10 मंथ के आसपास, 10 मंथ के आसपास। ऑफलाइन जो पेपर होते हैं, ऑफलाइन पेपर में पेपर के लास्ट 1.5 मंथ का करंट नहीं आता, लास्ट 1 महीने 1.5 महीने का करंट अफेयर नहीं आता एग्जाम के 1.5 महीने पहले का। पर उसके पहले के 8 से 10 महीने, चाहे एसएससी हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे ईएस हो, सभी के लिए उतना आता है। ईएससी का करंट अफेयर थोड़ा लीक से हट के आ रहा है अभी, बाकी सब में वही ड्यूरेशन है। ऑनलाइन पेपर में पेपर के 20 दिन पहले तक का पूछ सकता है, ऑनलाइन में पेपर के 20 दिन पहले तक का ही पूछ सकता है। ठीक है। याद रखने का तरीका, कैसे चीजें पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या हो। 3 तरीके हैं पढ़ने के। सबसे पहला तरीका है, मान लो एक बार में ब्रेन हमारा 50 मिनट 1 आवर के लिए कंसंट्रेट करता है। जो भी हमने 1 घंटे 2 घंटे, जैसे मान लो 8 आवर्स पढ़ना है, 2.5 आवर की एक सीटिंग हुई, 40 मिनट्स ब्रेक कर दिया या 1 आवर ब्रेक कर दिया, फिर 2 ढाई घंटे पढ़ा, 30-40 मिनट ब्रेक कर दिया। ब्रेक में 5 मिनट 10 मिनट के लिए आईज क्लोज करो और रिकॉल करने की कोशिश करो, विजुलाइज करने की कोशिश करो कि मैंने 2 ढाई घंटे क्या पढ़ा। पढ़ना से ज्यादा जरूरी है कि जो पढ़ा है उसको समझना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा है वो समझ भी आया है कि नहीं। तो जो भी 2 ढाई घंटे पढ़ो, 10 मिनट के लिए आंख बंद करके विजुलाइज करो कि मैंने पढ़ा क्या। सबसे ज्यादा लंबे समय तक ब्रेन रिटेन करता है विजुलाइजेशन को, इसीलिए छोटे बच्चों को वीडियो से पढ़ाया जाता है या इमेजेस से पढ़ाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कि जो पढ़ा, एक रफ पेज रखा करो हमेशा अपने पास। जो चीज तुम लंबे समय तक याद रखना चाहो उसको रफ पे लिख दिया करो। कोई फार्मूला है, कोई अजीब सा टर्म है, ब्रेन हमारे हाथ को गाइड कर रहा होता है कि देखो ये लिखो। मैथमेटिक्स को भी आजकल लोग रीड कर लेते हैं, तो विजुअलाइजेशन सबसे बेस्ट तरीका है याद रखने का। दूसरे नंबर पे आता है कि रफ पेज रखो, जो पढ़ा है उसमें केवल कंक्रीट वर्ड जो तुम याद रखना चाहते हो उसको रफ पे लिख दो। और तीसरे नंबर पे आता है रीडिंग। सीक्वेंस में अगर मैं बताऊं कि याद रखने का बेस्ट तरीका, पहले पे विजुअलाइजेशन, दूसरे पे लिखना, तीसरे पे पढ़ना, ये सीक्वेंस है। विजुअलाइजेशन आपको 70% तक रिटेन रहता है दिमाग में, राइटिंग लगभग 40%, रीडिंग लगभग 15 से 20%, साइंटिफिकली लगभग इतना होता है ये। ठीक है। चलो ये सारी बातें आ गई। अब बात करते हैं एसएससी वगैरह को लेके, जो बाकी एग्जाम है उनके बारे में बात करें। आईआरएमएस मैंने बताया, जुलाई में अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो अगले साल मई तक उम्मीद नहीं है पेपर होने की। जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आया तो मई तक उम्मीद नहीं है होगा कि नहीं होगा। रेलवे वाले में भी, आरआरबी, जेई वाला जिन बच्चों का एग्जाम निकला, जेई वाला जिन बच्चों का पेपर निकला है उनकी ज्वाइनिंग की मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है। आईआरएमएस अगर जुलाई में नहीं देते तो मई तक नहीं करा पाएंगे ये। टाइम चाहिए ना भाई, बच्चा तैयारी कब करेगा, सिलेबस निकालेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी। ये थोड़ी कि आज नोटिफिकेशन देंगे 3 महीने में एग्जाम करा लेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं एसएससी वगैरह पे या बाकी एग्जाम को लेकर। प्लान कर दिया है मैंने, फाइनल कर दिया है 15 अगस्त के आसपास, 10 अगस्त के बाद, आफ्टर 10th ऑफ अगस्त प्लान कर दिया है मैंने बैच। एक बैच में इस तरह का लॉन्च कर रहा हूँ प्लस के ऊपर, अनअकैडमी प्लस पे बैच लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं कम से कम आपका ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी एग्जाम के लिए आप पूछते हो, झारखंड पीएससी, राजस्थान पीएससी, उत्तराखंड पीएससी और पीसीएस, ये जो भी एग्जाम में आपका जीएस आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, थोड़ा और समय देके पढ़ाऊंगा मैं इसको। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, लाइफ साइंस का मतलब बायो वाला पार्ट, जीके एंड करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, इतने टॉपिक कराऊंगा मैं।
3 मंथ्स 3.5 मंथ में कंप्लीट कर दूंगा मैं इसको। 3.5 मंथ में कंप्लीट करूंगा मैं। ये सारे एग्जाम के लिए कॉमन रहेगा, सारे एग्जाम के लिए कॉमन रहेगा। कोड जो मेरा है प्लस का वो तो जीएस लाइव यही कोड है, और ये अलग अलग एग्जाम के लिए मत पूछिएगा आप, ये सारे एग्जाम के लिए कॉमन है, जो भी एग्जाम में जीएस आता हो। फिर अब आप कहेंगे सर हमारा स्टेट जीएस भी आता है। स्टेट जीएस आता है तो मैं जो स्टेट के एग्जाम आते रहेंगे, जो स्टेट के फॉर्म आते रहेंगे, जो आपका कंबाइंड जीएस सबके लिए कॉमन है, वो मैं पहले करा दूंगा। 100 घंटे 110 घंटे जो भी लगेंगे ये मैं पहले करा दूंगा सारा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, स्टेट स्पेसिफिक जो एग्जाम आने वाला होगा 15 से 20 घंटे केवल उस स्टेट के लिए पढ़ा दूंगा जो आप लोग पढ़ना चाहेंगे। बिहार पीएससी वाले होंगे तो 15 से 20 घंटे बिहार पीएससी को दे देंगे। आरपीएससी वाले होंगे तो इतना ही टाइम आरपीएससी को देंगे। उड़ीसा पीएससी वाले होंगे तो मैं ही पढ़ा दूंगा स्टेट के हिसाब से। स्टेट का डाटा भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, सोर्सेज वगैरह आपको लिखा दूंगा स्टेट स्पेसिफिक। पर जो स्टेट के बच्चे होंगे उनके लिए, अब मान लो कोई होगा ही नहीं तो क्या पढ़ाऊंगा मैं उसमें। स्टेट की जो डिमांड करेंगे बच्चे, स्टेट के लिए कराना है तो मैं इतने घंटे रिजर्व रख के अलग से करा दूंगा। तो 100-110 घंटे में ये कंप्लीट कर दूंगा, जो कंबाइंड जीएस सबके लिए कॉमन है। तो ये ऐसा बैच होगा जहां पे पूरा कवरेज हो जाए, और 15 से 20 घंटे स्टेट स्पेसिफिक जो भी बच्चा होगा उसके लिए, जो भी एग्जाम वाले होंगे उनके लिए हो जाएगा। ठीक है, ये बैच मैं शुरू करूंगा 10 अगस्त के बाद, और 3 साढ़े 3 महीने में खत्म हो जाएगा ये बैच, इतने में निपट जाएगा। अगली बात आती है ईएस को लेकर। ईएस में तीसरा बैच, थर्ड बैच जो मैंने साल का शुरू किया था, इग्नाइट बैच। साल का तीसरा बैच मैंने इग्नाइट बैच शुरू किया था जीएस का, जिसमें एनवायरनमेंट, एथिक्स, आईसीटी, सेफ्टी, करंट अफेयर, ये मुझे पढ़ाना था। एनवायरनमेंट हो गया, एथिक्स हो गया, आईसीटी 2-3-4 क्लास का बचा होगा, ये खत्म हो जाएगा। सेफ्टी आ जाएगा अगले महीने के फर्स्ट वीक में, करंट अफेयर अगस्त में, अगस्त तक में ये कंप्लीट हो जाएगा। इस साल के 2 बैच हो चुके हैं, और ये थर्ड बैच भी जो है मेरा वाला, ये कंप्लीट कर दूंगा मैं अगस्त में। मैथमेटिक्स के लिए मैंने कमिट किया हुआ है बच्चों से। एग्जाम से पहले मैं एक बार जरूर कोशिश करूंगा करा दूं, एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा एक बार जरूर मैथ्स में करा दूं अपने हिसाब से। मटेरियल साइंस मैं नहीं कराता हूँ, मटेरियल साइंस कराते हैं सागर शर्मा, सागर शर्मा और कैसर हफीज सर, ये 2 लोग मटेरियल साइंस कराते हैं। जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो देख सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कराते हैं रजत जोहरी, स्टैंडर्ड क्वालिटी कराते हैं अमन राज, ड्राइंग डिजाइन हैदर, ठीक है। मैथमेटिक्स उमा महेश्वरी, उमा महेश्वरी ऑलरेडी जानते होंगे आप लोग। एप्टीट्यूड वाला पार्ट अमन राज। तो आपको पहले से पता रहे कौन क्या पढ़ा रहा है, आप कई टीचर को आप जानते हैं। तो सागर शर्मा या कैसर हफीज सर, ये दोनों लोग मटेरियल साइंस कराते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रजत जोहरी, स्टैंडर्ड क्वालिटी अमन राज, ड्राइंग डिजाइन हैदर, मैथमेटिक्स उमा महेश्वरी, एप्टीट्यूड अमन राज। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जीएस में आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, किस तरह की फैकल्टी अवेलेबल है। और जगह तो आपको पहले से फैकल्टी पता भी नहीं होती है कौन पढ़ाएगा, कि आउटसाइड बैच है कि दिल्ली बैच है, कौन क्या पढ़ाएगा पहले से मालूम नहीं रहता। यहाँ तो सारी क्लैरिटी है, कौन पढ़ाएगा आपको मालूम है। आधे टीचरों को आप पहले ही जानते हैं किस टीचर का क्या लेवल है। ठीक है, 5 टॉपिक मैं करा दूंगा। मैथमेटिक्स में कोशिश करूंगा कि मैं एग्जाम से पहले एक बार करा दूं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। और चौथा बैच अगर मैं लेके आऊंगा जीएस का, तो वो आएगा ईएस का, जो मैं 4th बैच अगर प्लान करूंगा तो वो आएगा सितंबर से। ईएस का 4th बैच जो लाइव आएगा वो सितंबर से आएगा। 3 मंथ में मेरा वाला पोर्शन मैं कंप्लीट कर देता हूँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर। एनवायरनमेंट 10 आवर्स में खत्म हो गया इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। बेटा मुझे कुछ नहीं कहना, देखो मैं तो 45 घंटे से कम में नहीं कर पाता हूँ, 40-45 घंटे से कम पे मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ एनवायरनमेंट। हो सकता है बाकी लोग पीपीटी से कराएं, अपने हर किसी का अपना अप्रोच है यार। उनको लगा 10 घंटे का इंपॉर्टेंट है, मुझे 40 घंटे से ऊपर लग जाता है। तो सितंबर, क्योंकि एनवायरनमेंट हर एग्जाम में आ रहा है। अभी तुम देखो गेट के अंदर एनवायरमेंटल साइंस टॉपिक ऐड कर दिया है, एक पूरी ब्रांच ऐड कर दी है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको लाइफ में हर जगह यूज होगा, और जिस भी एग्जाम में बैठोगे तब मुझे याद करोगे सर ने एनवायरनमेंट में क्या पढ़ाया था।
आज मैं शॉर्टकट में करा दूँ, आपको अच्छा ना लगे तो नहीं फ़ायदा होगा। आप जब कोई लाइफ़ में कोई भी एग्ज़ाम दोगे, अभी सिविल्स का एग्ज़ाम कुछ टाइम में होगा, आप देखिएगा। आपको ईएस के लिए एनवायरनमेंट कराया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हो। और मैंने सीएस के क्वेश्चन कर सिविल सर्विसेज़ के क्वेश्चन करवा रखे हैं आप लोगों को भी। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट पढ़ाया हुआ है, तो आपको कंफर्टेबल उसमें भी होना चाहिए। तो चौथा बैच जो ईएस का लाऊँगा मैं जीएस का, वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ्स में मेरा वाला पोर्शन कंप्लीट कर दूँगा मैं। और 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर और दिसंबर सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन, लास्ट ईयर मैंने यही कराया था। रिवीजन एंड क्वेश्चन यही चलेगा बस। 15 नवंबर, दिसंबर ओनली रिवीजन एंड क्वेश्चन, यही चलेगा एग्ज़ाम तक। ठीक है? ये मेरी प्लानिंग है जो पूरे साल चलेगी। और यहाँ तो बेनिफिट ये होता है कि ऑनलाइन में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एग्ज़ाम के समय में भी टीचर अवेलेबल है। डाउट क्लास के लिए, क्वेरी के लिए हमेशा 1 घंटा फिक्स कर देता हूँ मैं दिसंबर में, कि 1 घंटे के लिए लाइव है, जो भी क्वेरी है, डाउट है, पूछना चाहें वो पूछें। लास्ट ईयर भी हमने 28 दिसंबर तक चलाया था। ठीक है? अब आप लोगों के कंसर्न जो बचे हैं वो बताइए एक-एक करके। अब जो भी आप लोगों के कंसर्न है वो बताइए। केन माइल्स पोस्टल स्टडी कोर्स ठीक है क्या? मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, टीचर के क्लास नोट्स ज़्यादा बेटर हैं। थर्ड ईयर के लिए मैनेजेबल है गेट 2021, बिल्कुल मैनेजेबल है। 3 मंथ थर्ड ईयर वाला बच्चा जो बीटेक का है, 6 मंथ में गेट अच्छा कर सकता है वो, क्योंकि मैथ्स सेफ्टी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह आपका पहले ही रेडी है। तो थर्ड ईयर तक आते हैं, टेक्निकल भी काफ़ी हो चुका है आपका। बिल्कुल 6 मंथ तैयारी ठीक टाइम है आपके पास। लॉन्ग टर्म प्लानिंग सफल नहीं हो रही है, वी डोंट नो कि कब कौन-सा कोर्स आने वाला है अनअकैडमी पे। प्लानिंग फेल हो जाती है। बाबा एवरेस्ट। बाबा एवरेस्ट आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पहले ये बताइए? मेरा जितना कोर्स है वो तो बता दिया मैंने। मेरे जो सब्जेक्ट हैं मैंने पूरे बता दिए ईएससी के, उसमें कहीं कन्फ्यूज़न है आपको? आप पहले ये बताइए जो मेरे वाला एरिया है उसमें कोई कन्फ्यूज़न है? मेरे वाले में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। टेक्निकल में जो भी बैच कोर्स चल रहा हो, एक बैच कोर्स कर लो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। या कोई टीचर तुम्हें लगे कि बैच कोर्स में सही नहीं है, उसका इंडिविजुअल कोर्स देख लो। तुम सब्जेक्ट वाइज़ कंप्लीट करते चलो ना। जो भी टीचर बैच कोर्स चला रहा होगा, वही टीचर अपना सब्जेक्ट तो वही पढ़ाएगा बार-बार। चाहे वो इंडिविजुअल कोर्स कराए, चाहे वो बैच कोर्स में कराए, उससे क्या दिक्कत है? तुम बैच कोर्स पकड़ो और बैच कोर्स करते चले जाओ। जो बेस्ट टीचर हो, मान लो एक बैच कोर्स में उस टीचर ने 4 सब्जेक्ट पढ़ाए, पर 5वां सब्जेक्ट उसने इंडिविजुअल पढ़ाए हो, उससे पता लग जाएगा क्या कन्फ्यूज़न है। सारे कोर्स तुम्हें क्यों करने हैं? विराट, पहले 2018 में कोचिंग किया था, अनअकैडमी प्लस जॉइन किया हूँ, सारे सब्जेक्ट फिर से करूँ? लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं बनाया था, सिविल ब्रांच। सिविल में जसपाल सिंह पढ़ा रहे हैं, जसपाल सिंह के जितने सब्जेक्ट हैं सिविल में, तुम्हें कंप्लीट करने ही करने हैं और क्वेश्चन भी लगाने हैं। सिविल में जसपाल सिंह पढ़ा रहे हैं, उनके सब्जेक्ट जरूर कंप्लीट करने हैं और साथ-साथ क्वेश्चन भी करने हैं। कोई कंफ्यूजन ना रखें इसमें। विराट का आंसर कर दिया है मैंने। पीयूष खुसरे, 6 मंथ का गेट प्रिपरेशन में रेफरेंस बुक है, स्टैंडर्ड बुक। जब आपको टेक्निकल में अनअकैडमी ऑनलाइन में मेन टीचर पढ़ा ही रहे हैं, 6 मंथ में आपका थ्योरी भी हो रही, क्वेश्चन भी हो रहा है। ऑफलाइन तो वैसे भी नहीं कर पाओगे अभी, तो प्लस से कर लो, क्या दिक्कत है? मैकेनिकल ईएससी देना है। मैकेनिकल में प्रवीण कुलकर्णी और जितेंद्र सिंह गिल, राजीव सिंह, ये सब लोग मैकेनिकल पढ़ा रहे हैं, टीम बहुत अच्छी है। ऑनलाइन आप कर सकते हैं मैकेनिकल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगभग सब्जेक्ट आपके निपट जाएंगे यहाँ पर, और बढ़िया से बढ़िया। जो भी टीचर के नाम ले रहा हूँ, कोई नया टीचर नहीं है इसमें। मैकेनिकल ईएससी देना वर्थ है या नहीं, वो आप डिसाइड करिए। आपका डेडिकेशन कितना है वो आप डिसाइड करिए। मैकेनिकल ईएससी ना भी देना हो तो यूपीपीएससी यही दोगे, पढ़ना तब भी पड़ेगा टेक्निकल, तो एग्जाम तो दोगे जरूर। मेरे हाँ या ना कहने से तो नहीं होगा। एसएससी जेई दोगे चाहे, तो तैयारी तो वही करनी पड़ेगी। आईआरएमएस जीएस, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन एडवांस, मैंने बता दिया। जीएस का लेवल वही रहेगा, क्योंकि 8 डिपार्टमेंट हैं जिनको आईआरएमएस में मर्ज करने के लिए बोला गया था। 5 ईएससी वाले और 3 सिविल सर्विसेज वाले। तो तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है, इसमें जो जीएस का लेवल होगा वो कैसा होगा? क्या तुम्हें लगता है इसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी पूछा जाएगा? क्या इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आएंगे क्वेश्चन? क्या लग रहा है इसलिए सीएससी वाले भी हैं? और ईएससी के पुराने पैटर्न में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पहले से भी आता था। इन दोनों में बैलेंस बना के जीएस अगर आएगा तो जीएस वही आएगा जो दोनों के लिए सूट करे, दोनों के लिए सूटेबल हो। जीएस कॉमन ही रहेगा।
ऐसा नहीं होगा कि सीएससी के लिए प्री अलग होगा और ईएससी वाले के लिए प्री अलग होगा। आईआरएमएस एक ही एग्जाम होगा और जीएस जो भी आएगा वही जीएस आ पाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस, इकोनॉमी, आईसीटी मतलब साइंस टेक, यही सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर। साइंस टेक में तुम्हारा आईसीटी कवर हो जाता है, करंट अफेयर, उसके अलावा एथिक्स हो सकता है, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इस तरह के सब्जेक्ट होंगे जो मैं बार बार करा रहा हूँ। भाई दोनों के बीच बैलेंस बनाना है तो यही हो सकता है, और तीसरा तरीका क्या निकालोगे? किसी को प्लानिंग करना होगा, इन दोनों को लेके चलना है तो यही तरीका निकलेगा कॉमन। रिसेंटली प्लस ज्वाइन किया है, निबोर कह रहे हैं ईएससी का जीएस नहीं स्टार्ट किया अभी तक, एसएससी जेई भी देना है तो पहले एसएससी जेई का जीएस थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था पर अभी डेट पोस्टपोन हो गई है, क्या करें? ईएससी जीएस स्टार्ट करें या नहीं? ईएससी में सबसे पहले तुम एनवायरमेंट निपटाओ और अपना मैथमेटिक्स एफटी करो। ईएससी में एनवायरमेंट, मैथमेटिक्स, एफटी पहले ये कंप्लीट करो, उसके बाद कुछ और सोचो। यूपीएससी सीएससी अक्टूबर में होगा या एक्सटेंड होगा? नॉर्मल मैंने बताया देखो, ट्रेनें जब तक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे नहीं चलेंगी डाउट है, क्योंकि अक्टूबर तक भी सिचुएशन अगर ट्रेनें नहीं चल पाएंगी तो बच्चे एग्जाम देने कैसे जाएंगे? सितंबर तक भी ट्रेनें अगर नहीं चलेंगी तो एग्जाम फिर पोस्टपोन होगा। ओमकार चवन, स्मॉल यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई ईएससी, कैन आई कंटिन्यू बोथ? टेक्निकल तो आपका दोनों में कॉमन है, और जो मैंने यूपीपीएससी एई के लिए जीएस पढ़ाया हुआ है वो मैंने कम टाइम में सारा पढ़ा दिया है। एक बार उतना कर लोगे तो ये डाउट हमेशा खत्म हो जाएगा। एक बार भी टाइम निकाल के 2-2 घंटे भी अगर उस जीएस को दे दोगे, 80-90 आवर्स के आसपास मान लो मैंने कराया होगा, तो आपका ये जीएस का प्रॉब्लम हमेशा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओनली ईएससी के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, एसएससी जेई देना चाहिए। सिर्फ ईएससी के भरोसे मत बैठो, एसएससी जेई भर दो। ईएससी विच स्पेसिफिक टॉपिक फोकस, करंट अफेयर, इकोनॉमी ओरिएंटेड ज्यादा है। ईएससी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमी ओरिएंटेड ज्यादा है। 3-4 सब्जेक्ट के बाद रिवीजन, न्यू सब्जेक्ट एक साथ कैसे शुरू करें? 3-4 सब्जेक्ट के बाद जो पहला सब्जेक्ट है 20-25 दिन में एक बार उसको पलट लेना चाहिए। 20-25 दिन में जो पहले कंप्लीट किया था एक बार उसको पलटना जरूरी है। विपुल, ऑलरेडी कंप्लीटेड यूपीपीएससी बैच, विल दिस न्यू बैच कवर मोर टॉपिक इन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी? बेटा जब भी टीचर पढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ एडिशन तो होगा। जीएस इतना वास्ट है कि अगर मैं ही 4 बार पढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ एडिशन होंगे टॉपिक में, क्योंकि बहुत वास्ट एरिया है। एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर लिया है, ईएससी एंड गेट फिर से स्टार्ट कर लें? फिर से स्टार्ट क्यों? नॉन टेक तो मैं करा ही रहा हूँ, मैथ सेफ्टी तैयार रखो। एसएससी जेई जीएस तुम्हारा तैयार है तो ईएस गेट के लिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ प्रीवियस ईयर, और जो सब्जेक्ट जीएस में करा चुका हूँ वो कंप्लीट कर लो, मैथ सेफ्टी अच्छे से करो। सीक्वेंस मैंने बता ही दिया ब्रांच के हिसाब से। उमंग पाठक, आई एम प्रिपेयरिंग एसएससी जेई नाउ, आई थिंक। इतनी तेजी से आप कमेंट लिख रहे हैं कि पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ मैं, एक एक करके लिखो यार। बीपीएससी एई के लिए भी जीएस जो मैंने अभी लिखा है वही रहेगा, और मैंने पहले ही बोल दिया है बीपीएससी एई में बिहार लोकल ज्यादा नहीं पूछेगा। बिहार पीसीएस का जो पेपर होता है उसमें स्टेट लोकल ज्यादा आता है, बीपीएससी एई में स्टेट लोकल ज्यादा नहीं आएगा। जो जीएस मैंने बताया वही सब काम आ जाएगा। ES 21 अभी तक मेरे हिसाब से जनवरी रहेगी डेट, अभी तक मेरे हिसाब से जनवरी रहेगा। रोहित सिंह, हाउ टू मैनेज गेट ईएससी यूपीपीएससी एसएससी जेई? 80% कॉमन सिलेबस, टेक्निकल सब में कॉमन है, टेक्निकल पहले अच्छे से तैयार करो। और एसएससी जेई और यूपीपीएससी का जीएस सेम रहेगा। यूपीपीएससी एई में यूपी स्टेट लोकल के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, तो यूपीपीएससी और एसएससी जेई दोनों का जीएस कॉमन है, टेक्निकल सब में कॉमन है। बल्कि गेट ईएस की तैयारी करोगे, टेक्निकल यूपीपीएससी एसएससी जेई अपने आप कवर हो रहा है। जीएस थोड़ा सा अलग है, तो जीएस मैंने जनवरी से मैं करा रहा हूँ। क्या तुम 2-2 घंटे भी नहीं दे पाए रोहित इतने समय से? अब तक कंप्लीट कर लिए होते, 1-1 घंटा भी दिए होते तो भी कंप्लीट कर लिए होते। यूपीपीएससी एसएससी दोनों जीएस कवर हो जाता। 80 घंटे 100 घंटे में सारा करा दिया मैंने यार, क्वेश्चन पेपर भी करवा दिए हैं। निगेटिव मार्किंग कैसे कम करें? निगेटिव मार्किंग 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आता है पेपर पलटते जाओ, पहले उनको कर लो। दूसरी बार पेपर पलटो, जो डाउट वाले हैं अगर 70% से ज्यादा श्योरिटी है अटेम्प्ट करना, 50-50% चांस है नेगेटिव मार्किंग है, मत करना। तीसरे नंबर पे जो बिल्कुल नहीं आते बिल्कुल नहीं करना, छोड़ने हैं अगर नेगेटिव मार्किंग है वहां पर। उत्तराखंड पीसीएस कितने मंथ में हो सकता है विदाउट न्यूज़पेपर द हिंदू? सलोनी गुप्ता, उत्तराखंड पीसीएस में
करंट अफेयर जो मैं कराता हूँ यूपी इसके लिए, यूपीएससी ईएससी के लिए, वो करंट अफेयर कर लेना उस, या जो मैं अभी कंबाइंड जीएस का बैच शुरू करूंगा या तो उससे कर लेना। कोई एक भी क्लास करंट अफेयर पूरी कर लेना जहां मैं पूरा पढ़ाऊंगा जीके के साथ। उत्तराखंड पीसीएस अगर आपको देना है तो वो वाला बैच कर लेना जो मैं इसके लिए कराऊंगा अभी जीएस वाला। तो उसमें तुम्हारा जीके और करंट अफेयर दोनों निपट जाएगा, तुम्हें अपने से नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। न्यूज़पेपर से करोगे तो उत्तराखंड पीसीएस के लिए उतनी जरूरत भी नहीं है। जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करें, सागर शुरू में ही बोला है मैंने। जिस दिन ऑफिस जा रहे हो 4 घंटा डेली तैयारी करनी पड़ेगी। ऑफिस के साथ 4 घंटे, छुट्टी के दिन 8 घंटे, और पेपर के 2 महीने पहले पूरा गैप करना पड़ेगा रिवीजन के लिए। एसएससी जेई ईएससी जीएस कैसे करें अभी से? टेक्निकल रेडी रखिए। जीएस मैंने जब शुरू में कराया था, कोल इंडिया में बच्चों ने दिया, अच्छा स्कोर किया था। तो यूपीपीएससी वाला जीएस जो मैंने करा रखा था एई वाला, एसएससी जेई में काम आ जाएगा। जब पेपर हो जाएगा तब याद करोगे सर ने 50 बार बोला था पर मैंने नहीं किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ एसएससी जेई में वो जीएस काम आ जाएगा, पर पढ़ो मत अभी, एग्जाम के बाद याद करना कि चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रहे थे पर मैंने किया नहीं। जैसे कोल इंडिया के बाद बच्चे रिग्रेट कर रहे थे। सारा वही जीएस आया, झारखंड पीसीएस हुआ तब भी वही पूछा। जीएस जब मैंने जनवरी में पढ़ाना शुरू किया था, लगातार 3-4 एग्जाम हो चुके। जो लोग शुरू में ओवर स्मार्ट बने या पढ़ाई नहीं किए, बाद में रिग्रेट कर रहे थे कि हमने क्यों नहीं वो क्लासें कर ली। कोल इंडिया में जितने सेलेक्ट हुए हैं, जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, सबसे पूछना कि जीएस में कितना अच्छा स्कोर किए हैं। और टेक्निकल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया लोगों में। नॉन टेक ने ही डिफरेंस क्रिएट किया था कोल इंडिया में सिलेक्शन को लेकर। 2006 महीने यहाँ भटक लो, फिर दोबारा क्लास करना। ईएससी आईआरएमएस पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हैं। आदित्य कुमार, आईआरएमएस अभी आया नहीं है, क्या प्रिपेयर करोगे? टेक्निकल रेडी रखो, मैं बोल रहा हूँ बार बार। टेक्निकल जब पता है तुम्हें कि टेक्निकल रहेगा मेंस में, टेक्निकल क्यों नहीं तैयार कर रहे हो? जीएस तुम्हारा आईआरएमएस का सिलेबस आ भी जाए, 2-2.5 घंटे से ऊपर का, 2-2.5 महीने से ऊपर का जीएस नहीं रहेगा। कोई भी पैटर्न आ जाए आईआरएमएस में जीएस का, 2-2.5 महीने से ऊपर जीएस नहीं रहेगा, चिंता ना करो। तुम टेक्निकल तो तैयार रखो। फॉर्म आया नहीं है, तुक्का लगा के तैयारी क्या करोगे? आईआरएमएस हो चाहे ईएससी हो, टेक्निकल तो आएगा ही आएगा। 2.5 महीने जीएस में लगेगा, जीएस की चिंता छोड़ो मेरे ऊपर। तुम टेक्निकल रेडी रखो पहले। आईपेड के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता वो एग्जाम होगा भी नहीं होगा, इसलिए मैंने आज तक वीडियो बनाया भी नहीं उसके ऊपर। प्राइवेट सेक्टर लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, आईपेड वैकेंसी देने की बात कर रहा है, कैसे करेगा मुझे आइडिया नहीं है। आईपैड के बारे में कोई कमेंट भी नहीं करूंगा, ठीक है। 2017 के पास आउट है, एमटेक में एनरोल कर दिए हैं, बाकी एग्जाम और ईएससी को पैरेलल कैसे हैंडल करें? कॉलेज तो अभी खुला नहीं है, कॉलेज तो अभी ओपन नहीं हुआ, तैयारी चलने दीजिए पैरेलल। भाई एमटेक जब कॉलेज खुल जाएगा तब समय नहीं दे पाओगे, अभी तो समय है तुम्हारे पास, क्या दिक्कत है? एक सेकंड। ठीक है, देखो यूपीपीएससी एई के लिए जीएस पढ़े हैं, झारखंड पीएससी में काम आएगा। हाँ बिल्कुल काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। पर बिहार और यूपी को छोड़कर जो बाकी एई के एग्जाम होते हैं स्टेट में, उसमें स्टेट का डाटा भी रहेगा। बिहार और यूपी एई के पेपर में ज्यादा स्टेट लोकल नहीं पूछते, झारखंड वाले में स्टेट लोकल के क्वेश्चन भी आएंगे एई में, ये ध्यान रखिएगा। अंश तिवारी, लास्ट 15 मिनट में पैनिक करते हैं टेस्ट सीरीज में, क्या करें? आप टेस्ट सीरीज में पूरा पलट लिया करो और सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो तुम्हें लगते हैं वो पहले कर लिया करो।
वो पहले कर लिया करो शुरू में। उसके बाद जब पलटा करो तो वो क्वेश्चन जहाँ डाउट लग रहा हो, 70% लग रहा है कन्फर्म आंसर, टिक कर दो। फिर लास्ट में वही बचेगा लास्ट मोमेंट में जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, उसको करने की जरूरत भी नहीं है। निबोर कह रहे हैं मैंने बताया नहीं कि ईएससी जीएस अभी से स्टार्ट करें, ईएससी जीएस अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए या 1 सेकंड रुको यार, लगातार कमेंट कर रहे हो। अभी से स्टार्ट करें, सत्रह अक्टूबर को एसएससी जेई है। दोनों एग्जाम बड़े नजदीक हैं। जब जनवरी से मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम वेट किसका कर रहे थे निबोर, ये बताओ। एग्जाम के 2 दिन पहले मेरे से पूछोगे कि कल एग्जाम है तो मैं ईएस जीएस पढ़ लूँ, एसएससी जेई पढ़ लूँ। जब मैं जनवरी से करा रहा हूँ तो अभी तक टाइम नहीं मिला करने का। टीचर के पास बेटा कोई मैजिक स्टिक नहीं होती है कि घुमा दे और तुरंत सब जीएस सबको याद हो जाए। जब मैंने जनवरी से करा रखा है, आप मई तक भी नहीं कर पाए, अप्रैल में भी नहीं कर पाए, मार्च में भी नहीं कर पाए, पूरा टाइम खाली था। जब ईएस की डेट भी नजदीक आ रही है तब तुम एसएससी जेई से उलझ रहे हो। मैं स्टार्टिंग से ये बातें बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग ने टेक्निकल भी कर रहे थे, क्या तुम्हें 1 आवर डेली नहीं मिल सकता था निबोर? तुम टेक्निकल भी कर रहे थे, कॉलेज भी बंद थे, पूरे दिन में तुम्हें 1 घंटा जीएस के लिए नहीं मिल रहा था जिसमें लाइव पढ़ा रहा था मैं। तो मेरे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं कि मैं घुमाऊं और जीएस तैयार हो जाए तुरंत ही। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जनवरी से लेकर आपको 1 घंटा भी नहीं समय मिल रहा था मेरे पैरेलल मेरे साथ तैयारी करने में। अब कोई तरीका नहीं है, दोनों में से जो भी करिए। अब आप, जुलाई चल रहा है, अक्टूबर में तुम बता रहे हो एसएससी जेई का जीएस होगा, ईएस का भी तुम्हें जीएस करना है, फिर कितने कम टाइम में कैसे करोगे? अगर मैथ सेफ्टी तुम्हारा तैयार है, मैथ सेफ्टी तैयार है तब तो 2-3 महीने में लास्ट में कर सकते हो ईएस वाला। मैथ सेफ्टी भी तैयार नहीं होगा तो 3 महीने में तैयार नहीं हो पाएगा। एसएससी जेई वाला जीएस पढ़ने में तुम्हें 2 मंथ लगेगा पूरा पूरा। ईएस वाले जीएस में अगर मैथ सेफ्टी तैयार है तो 2 से 2.5 महीने लगेंगे। अब टाइम डिसाइड कर लो किसको कब करोगे। एग्जाम के दिन पूछोगे तो नहीं बता पाऊंगा मैं। इतनी मेहनत करके मैंने जीएस पढ़ाया है, 1-1 घंटा पढ़े तो भी समय निकल जाता है। ना कॉलेज जाना है ना कहीं जाना है। टेक्निकल तुम 16 घंटे नहीं पढ़ रहे होगे। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, ईएससी जीएस के लिए अकेडमी ज्वाइन करने का करेक्ट टाइम सितंबर सही रहेगा। मैथ सेफ्टी प्रिपेयर है, हाँ कर सकते हैं सुरेंद्र, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी का वीडियो 5 से 10 के बीच में अवेलेबल नहीं रहूंगा मैं, 10 तारीख को लौटूंगा उसके बाद आएगा। गेट टेस्ट सीरीज 3 आवर कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मोरल डाउन होने लगता है, प्लीज हेल्प। आनंद कुमार, सब्जेक्ट जब तैयार होंगे, जब 4-5 सब्जेक्ट तैयार होंगे तब जाके तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। 3 घंटे कंसंट्रेट नहीं कर पाते इसका मतलब सब्जेक्ट तुम्हारे पूरे तैयार नहीं है। सब्जेक्ट पूरी तरह तैयार नहीं है तुम्हारे, जितने प्रीवियस ईयर लगाओगे सब्जेक्ट तैयार होंगे उतना देर बैठ पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत डालो ज्यादा से ज्यादा, और टेस्ट सीरीज जितनी ज्यादा दोगे उतनी आदत बनेगी। ईएससी का एफटी एसएससी के लेवल का रहता है नहीं, गेट से, गेट और एसएससी के बीच में, गेट और एसएससी के बीच में मान के चलो। टॉपिक उसके थोड़े से अलग हैं। 4 साल के क्वेश्चन देख लो, उससे आइडिया लग जाएगा। आईआरएमएस कब तक आ सकता है? जुलाई मैंने बता दिया, जुलाई तक का मैं बोल सकता हूँ। जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आया तो मई तक नहीं होगा, मई तक नहीं होगा। मई के बाद मान के चलिए, और मई के एग्जाम आप आज तैयारी नहीं करोगे, नेक्स्ट ईयर मई तक अगर नहीं हो रहा है तो उसकी तैयारी आप आज नहीं करोगे। सीएससी प्रिपरेशन जॉब मिलने के बाद करूं, अभी ईएससी रिवाइज कर रहा हूँ। ईएससी अगर दे रहे हो, ईएससी गेट साथ में दे रहे हो, इसके साथ सीएससी गलती मत करना। सारे अपने आप में टफ एग्जाम है, ये एक साथ हो सकते हैं, ये साथ में नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग है। इसके साथ में इसको मत भिड़ाना, हो नहीं पाएगा। ईएससी स्टार्ट करता हूं तो स्टार्ट करूं, ठीक है। निबोर ईएससी का नहीं किए हैं, मैथ सेफ्टी अगर रेडी है, मैं बता रहा हूँ 2-2.5 महीने में हो जाएगा। मैं कैसे जवाब दूं यार।
मैथ सेफ्टी अगर तुम्हारा तैयार है, एसएससी जेईई के बाद भी तुम्हारा ईएस का जीएस तैयार हो सकता है। मैथ सेफ्टी नहीं तैयार होगा तो 2 महीने में नहीं कर पाओगे। अब कैसे बोलूँ मैं इस बात को? 4 बार मैं तुम्हारा ही आंसर कर रहा हूँ। टाइम तो मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ ना यार। मैथ सेफ्टी रेडी है तो 2 ढाई महीने में हो जाएगा ईएससी का जीएस। नहीं रेडी है, दिक्कत होगी। बीपीएससी जनरल इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़े? अरुणी कुमार गुप्ता। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं ना, पूरी क्लासें पढ़े। इतनी देर मैंने क्या समझाया है? लगातार बता रहा हूँ कि जीएस में ये सब सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ। यूपीपीएससी यही के लिए कराए भी हैं। तो कहाँ से पढ़े वाली बात क्या है? आप पूरा लेक्चर देखो, सब बताया हुआ कहाँ-कहाँ क्या अवेलेबल है। स्पेशल क्लासेस में भी अवेलेबल है, नया बैच भी आ रहा है, दोनों में से कुछ भी कर लो। मतलब समझ नहीं आ रहा कि पूरा लेक्चर सिस्टमैटिक बताया है, वही चीज़ें फिर रिपीट कर रहे हो जो मैं समझाता जा रहा हूँ बार-बार। कंबाइंड बैच कहाँ पर मिलेगा? उत्तराखंड पीसीएस के लिए। उत्तराखंड पीसीएस के लिए अलग से मैंने बैच नहीं कराया है, वही जीएस से सबके काम आ जाएगा। और मैंने अभी बोला है कि स्टेट वालों की जब डिमांड होगी, तो कंबाइंड जीएस सबके लिए सेम रहेगा, जो मैं बैच अभी 10 अगस्त के बाद शुरू करूँगा। 15 से 20 घंटे स्टेट स्पेसिफिक पढ़ाऊँगा, जब स्टेट वाले बच्चों की डिमांड होगी। एमटेक एनरोल करना चाहिए आकाश, अगर एमटेक कहीं मिल रहा हो तो एनरोल करना चाहिए। जनरल इंजीनियरिंग में सिविल और इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट हैं। जनरल इंजीनियरिंग का जो आपका सब्जेक्ट है, वो आपका बीटेक फर्स्ट ईयर है, वो जीएस नहीं है। जनरल इंजीनियरिंग जहाँ पर लिखा है, बीटेक फर्स्ट ईयर में जो कॉमन पढ़ते हैं, 50% आपकी ब्रांच का होगा, 50% बाकी ब्रांच का मिलाकर होगा। जनरल इंजीनियरिंग जीएस हिस्ट्री पॉलिटी नहीं आएगा। जनरल इंजीनियरिंग का मतलब है बीटेक फर्स्ट ईयर का कॉमन। 50% आपकी ब्रांच का होगा, 50% बाकी सारे ब्रांच का मिलाकर होगा। एमटेक कर लेना चाहिए अगर 2 साल से ऊपर गैप हो रहा है तो। वेबसाइट जो मेरी वाली है, जहाँ नोट्स पड़े हुए हैं, ये वाली वेबसाइट है, arohanedu.com। इसके ब्लॉग सेक्शन में जाएँगे, नोट्स मिल जाएँगे सब। टेलीग्राम वाला लिंक भी कोई शेयर कर दो बच्चे यहाँ पे। टेलीग्राम वाला लिंक किसी के पास है, शेयर कर दीजिए। arohanedu.com, इसके ब्लॉग सेक्शन में जाओगे, मिल जाएँगे नोट्स। यूट्यूब चैनल जो मेरा है वो ये वाला है, सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल। सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। इसमें प्लेलिस्ट भी बनी हुई है वीडियो की, कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट बना के मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें अपडेशन होता रहेगा। 2 साल में अपडेशन तो आ ही जाएगा। 2 साल में अपडेशन तो आ ही जाएगा। सीएसआईआर सीबीआरआई में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहे हैं, 17 पास आउट हैं। यूपीपीएससी यही के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमटेक करना चाहिए या नहीं? बेटा जॉब मत छोड़ो। अगर जॉब में हो, जॉब को छोड़ के एमटेक मत करो, जॉब के साथ तैयारी करो। जॉब छोड़ने का समय नहीं है ये। कुछ नहीं मिल रहा है तो एमटेक करो। जॉब चल रही है तो जॉब के साथ तैयारी करनी है, जॉब नहीं छोड़नी है। किसी भी हालत में जॉब नहीं छोड़नी है। डायरेक्ट पीएचडी मिल रहा हो, लेना चाहिए। अगर जॉब नहीं है, पीएचडी का ऑप्शन है, पीएचडी लेना चाहिए। और कोई डाउट किसी का? कमेंट इतने ज़्यादा एकदम से आ गए कि पूरे रीड करना ही मुश्किल हो रहा है। ईएस 21 पॉसिबल है क्रैक करना? पीयूष, अगर टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ भी तैयार नहीं है तो अब प्लान मत करो। अगर टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ भी तैयार नहीं है, 21 के लिए आज स्टार्ट करोगे तो तैयारी शुरू कर दो। हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो। अगर जनवरी में हो गया तो टाइम कम पड़ेगा तुम्हें। आप कह रहे हो कि अभी तैयारी करनी है ईएससी के लिए, अगर पोस्टपोन हो गया तब तो ठीक है। पोस्टपोन नहीं हुआ तो 21 नहीं तो 22 में दे देना। पढ़ाई शुरू तो करनी ही पड़ेगी। अगर पोस्टपोन हो गया तो नेक्स्ट ईयर दे पाओगे। तुम्हें 10 महीने 12 महीने लगेंगे तैयारी पूरी करने में। जुलाई से करोगे तो एग्जाम जल्दी निकलेगा नहीं। अगर बेसिक तैयार है, टेक्निकल तैयार है तो कर सकते हो। बेसिक अगर चीजों का मालूम है। आनंद कुमार निराला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरत नहीं है। ईएससी वाले मैं साथ साथ कराता हूँ और यूपीपीएससी के लिए भी मैंने लगभग कई सारे एग्जाम के पेपर करवा दिए हैं। यूट्यूब के लेक्चर में भी अवेलेबल है और स्पेशल क्लास में भी अवेलेबल है। जितने तुम्हें क्वेश्चन वहां मिलेंगे उससे ज्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ करवा चुका हूँ अभी तक। तो मेरे वाले सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हुए हैं, सारे सब्जेक्ट के। ईएससी में भी करा रखे हैं, कराने भी हैं, और यूपीएससी वाले भी करा रखे हैं। टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट कब, मैं समझ नहीं क्या लिख रहे हैं उसमें।
प्लस पे टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट कराए जाते हैं, ये बोल रहे हो? आप चेक कर लो ना पूरी लिस्ट यार, पूरी लिस्ट आप चेक कर लो। सिविल में 4-5 सब्जेक्ट जसपाल ले रहे होंगे, मैकेनिकल में जितेंद्र सिंह गिल, प्रवीण कुलकर्णी 6-7 सब्जेक्ट ये लोग ले रहे होंगे, तो मेजॉरिटी तो ये लोग कवर कर रहे हैं और कराया कंप्लीट ही जाएगा, कोई सब्जेक्ट स्किप नहीं किया जाएगा। मैंने जॉब छोड़कर ईएससी स्टार्ट किया, अभी क्या करूं? छोड़ना नहीं चाहिए था जॉब। छोड़ने के बाद पूछ रहे हो तो क्या बताया जाए? जॉब छोड़ना मैं मना करता जरूर, जॉब छोड़कर नहीं करना चाहिए था। जॉब ट्राई करते रहो और तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो और जॉब भी सर्च करते रहिए। इतनी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं कि जॉब छोड़ के आप प्लान कर रहे हो। बिग बॉस कह रहे हैं यूपीपीएससी एई करे, टेक्निकल तो पढ़ना ही है तुम्हें, टेक्निकल तो पढ़ना ही है, ईएससी दे तो क्या दिक्कत है? पास आउट 20, टेक्निकल सब्जेक्ट एवरेज है, 6 मंथ इनफ टू प्रिपेयर। 6 सब्जेक्ट अगर एवरेज है तो ठीक है। नहीं, टेक्निकल सब्जेक्ट एवरेज है। हाँ, अगर एवरेज बेसिक आइडिया है, मैथ सेफ्टी तैयार है तो कर सकते हो। टेक्निकल का एक ओवरव्यू है, बेसिक आइडिया है, प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे, देखो प्रीवियस ईयर बन पा रहा है तो ठीक है। ईएससी की बुक, पास आउट नोट्स क्या करूं? बुक तो पढ़ने का टाइम नहीं है, 6 महीने में बुक पढ़ के निकालना पड़े तो नहीं निकलेगा। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जीके में कितना डीप और कैसे करें? जो मैं जीएस बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं रहता है। जो जीएस मैंने बताया है सब्जेक्ट, मैंने यूपीपीएससी ए के लिए मैंने कराए हैं, वो सब काम आ जाएंगे। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो मैंने कराया हुआ है। स्पेशल क्लासेस में कई सारे लेक्चर अवेलेबल भी हैं। प्लस पे नया बैच भी आएगा, स्पेशल क्लास में भी जीएस पढ़ा हुआ है, और यूट्यूब में यूपीपीएससी की प्लेलिस्ट है, वहां पर भी जीएस पढ़ा हुआ है। यूपीपीएससी की प्लेलिस्ट में भी है और अनअकैडमी स्पेशल क्लास में भी है, जैसे ये वाली क्लास देख रहे हो। ये दोनों में मिलाकर जीएस के बहुत सारे लेक्चर हैं। अगर कंफ्यूजन है, पहले नहीं कर पाए, तो प्लस पे शुरू करूंगा मैं 10 अगस्त के बाद, तो कर लेना। अगर मेरे साथ साथ करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, प्लस में करना है, तो 10 अगस्त के बाद दोबारा मैं जब पूरा पढ़ाऊंगा जीएस, तो सारे एग्जाम में कॉमन है, वो कर सकते हो चाहो तो। अगर पुराने वाले में तुम्हें सर्च करने में दिक्कत आ रही कहाँ क्या है। घर में फंस गए हैं, नोट्स भोपाल में है, कोई फ्रेंड हो तो कोरियर वगैरह से मंगा लो, अगर कोई फ्रेंड वगैरह है वहां पर। विराट कह रहा है आईआरएमएस के लिए एनवायरमेंट वगैरह करना होगा कि नहीं? देखो 80% तो वही सिलेबस रहेगा जो आपका ईएस का है। कुछ टॉपिक हो सकता है एनवायरमेंट में सीएससी से मैच करके डाल दे, तो उतना उतना पोर्शन पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप आईसीटी एथिक्स ये सब कर लेते हो तो 80% तो वही रहेगा। 20% सिलेबस में वेरिएशन हो सकता है, सिर्फ उतना ऐड करना पड़ेगा हमें, बाकी सारा वही रहेगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल अनअकैडमी पे पढ़ाते तो हैं, अंकित गोयल पढ़ा रहे होंगे, या सिद्धार्थ सबरा कोई ले रहा होगा टॉपिक को, देख लो बेसिक मशीन। अंकित गोयल शायद ले रहे होंगे, चेक कर लेना। अनअकैडमी पे वही पढ़ा रहे होंगे, या कैसर हफीज सर ले रहे होंगे क्लास। दोनों अच्छे टीचर है, कोई दिक्कत नहीं है। सीएपीएफ का जीएस, सीएपीएफ का कुलदीप वो काम आ जाएगा, पर थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। सीएपीएफ वाला जीएस थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए बेहतर रहेगा जो मैं भी बैच शुरू करूंगा 10 अगस्त के बाद वाला, उसमें कवरेज और कराऊंगा मैं। भाई पिछली बार मैंने यूपीपीएससी एई 80-85 घंटे पढ़ाया था, इसमें मैं 100 आवर्स प्लस पढ़ाऊंगा, तो कवरेज थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि टाइम और मिलेगा इसमें। जितना टाइम मिलेगा उतना कवरेज बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ईएससी टेक्निकल नोट्स कहाँ से मिलेंगे? टेक्निकल आप लोग टेक्निकल टीचर से पूछिए। जो मेरी आरोहण वाली वेबसाइट है वो जीएस का सब कुछ अवेलेबल करा रखा है मैंने। 18 में सिविल से पास आउट है, पिछली 2 बार ईएससी इतने नंबर आ रहे हैं। जॉब यार जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, ज्वाइनिंग आ गई है आरआरबी जेई की, अगर ज्वाइनिंग नहीं आई है तैयारी अच्छे से करो, और जॉब ज्वाइनिंग आ भी जाए तैयारी कंटिन्यू करना। 230-35 नंबर आ रहे हैं, स्कोर ठीक आ रहा है तुम्हारा, तैयारी करनी चाहिए। जॉब आ रही है, जॉब के साथ भी करना चाहिए। तैयारी आपकी हो चुकी है, आपको रिवीजन पे ध्यान देना है ज्यादातर। तो रिवीजन आप जॉब के साथ कर सकते हो, आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको रिवीजन ज्यादा करना है, तो जॉब के साथ रिवीजन कर सकते हैं। गेट के लिए 6 महीने में कर सकते हो, ईएससी आपको 10 महीने लगेगा। गेट के लिए 6 महीने में कर सकते हैं, ईएससी के लिए आपको 10 महीने लगेंगे।
सीएससी और गेट एक साथ नहीं करना चाहिए, या तो गेट प्लान करो या सीएससी प्लान करो। वाइजैक एनएलसी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी? बेस्ट स्ट्रेटजी ये रहेगी जो जीएस मैंने कराया है, जीएस तैयार करो। टेक्निकल आपका कॉमन है, जीएस जो मैंने करा दिया आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो मैं जीएस स्किप करके क्वालिफाई कर लूंगा, कंपटीशन टफ है, टेक्निकल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता। टेक्निकल में हर कोई अच्छा है, टेक्निकल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाएगा। इन एग्जामों में जहाँ जीएस सिलेबस का पार्ट है, जीएस ही डिफरेंस क्रिएट करता है। कोल इंडिया में देखो यही हुआ अभी। छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए मैंने बताया 80% सिलेबस जो आपका कॉमन है सबको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ पीसीएस के बच्चे होंगे, उनकी डिमांड होगी तो 15 से 20 घंटे में छत्तीसगढ़ और ऐड कर दूंगा सिलेबस में। डिमांड होगी तो 15-20 घंटे उसके लिए ऐड कर दूंगा। पर आपका 80% जीएस तो सबका कॉमन है, वो तो वैसे ही रहेगा। आरुष भाटिया इंजीनियरिंग में 60% से कम है, तो गेट निकलने के बाद भी पब्लिक सेक्टर में दिक्कत आएगी। गेट निकलने के बाद भी पब्लिक सेक्टर में दिक्कत आएगी। गेट देना है तो एमटेक सोच के देना, पीएसयू में दिक्कत होगी। आरुष भाटिया का आंसर कर दिया है मैंने। बार बार 50 बार एक ही कमेंट लिखे हो। विराट जॉब जॉब चल रही है, जॉब चलने दो, पर तैयारी करते रहो, तैयारी मत छोड़ो। जो भी जॉब मिली है चलने दो, तैयारी तैयारी साथ साथ होनी चाहिए, तैयारी मत छोड़ना। आरिफ का आंसर कर दिया है मैंने। राजस्थान जीके हिंदी में स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में अवेलेबल है कहीं पे? राजस्थान जीके राजरस की साइट है ना, राजरस की साइट है राजस्थान की, कुछ तो उस पर मिल जाएगा। राजरस की साइट में कुछ चीजें मिल जाएंगी, कुछ देख लो। लक्ष्य विवास की किताब आती है, लक्ष्य विवास इनकी बुक आती है, देखो इंग्लिश में है कि नहीं है। तो राजस्थान जीके उसमें मिल जाएगा आपको, लक्ष्य विवास, और राजरस की साइट है, वहां से देख सकते हो। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करने पर 2021 वाला निकल जाएगा। बेटा मेरे पास कोई ऐसी मड़ी या ऐसी कोई शक्ति नहीं कि मैं बता दूं निकल जाएगा। अगर 1 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है और 1 लाख का 1 लाख पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा 1 लाख बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे? ये तो आपकी तैयारी पर डिपेंड करेगा, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ये मैं कैसे कह दूंगा कि 1 साल की तैयारी में आप निकाल लोगे? डेडिकेटेड करोगे तो, डेडिकेशन होगा तो निकल जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, पर पढ़ना तो आपको है ना, आपकी जगह मैं तो नहीं पढ़ूंगा। 26 ईयर चालू है, कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए? जेई ईएससी टेक्निकल बेटा दोनों के लिए पढ़ना है, और दोनों एग्जाम में अगर 4 महीने 6 महीने का गैप है तो जीएस दोनों का तैयार हो सकता है। टेक्निकल दोनों में कॉमन है, जीएस में 4 से 6 महीने का गैप है, दोनों का जीएस पढ़ सकते हो आप। टेक्निकल अच्छा करो। स्टेनो का एग्जाम नवंबर में है, तब तक कितना कवर करा देंगे? शिवम शर्मा 15 नवंबर के पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा बैच। 15 नवंबर के पहले जीएस वाला मेरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो मैंने डेट दी है उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर जनरल इंजीनियरिंग का कहाँ से पढ़े? अदर ब्रांच वाला बीपीएससी। अरुणी कुमार गुप्ता फर्स्ट ईयर में किताबें नहीं पढ़ते थे क्या कॉलेज में? फर्स्ट ईयर बीटेक किए हो कि सीधे सेकंड ईयर में आ गए थे आप? जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे वही सिलेबस रहेगा। फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ो ना यार, फर्स्ट ईयर में 4 5 6 किताबें रही होंगी, वही पढ़ो, और कहाँ से पढ़ोगे? राजस्थान जेई के लिए मेरी वाली जी की क्लास लगाएंगे, क्योंकि क्वालिफाई करना कंपलसरी है। देख लेना, नवंबर 15 नवंबर तक जो कॉमन जी है सबके लिए वो करा दूंगा मैं, उसके बाद स्टेट को समय दे पाऊंगा। आरसीएफएल एग्जाम क्या करना, क्या करा, सिलेबस नहीं है। आरसीएफएल फुल फॉर्म लिखिए, क्या चीज का है ये? फुल फॉर्म बताइए इसका। भेल का फॉर्म कब आएगा? नो आइडिया। हिंदी के लेक्चर यूट्यूब पर जो है, काफी लेक्चर पड़े हुए हैं, काफी लेक्चर पढ़े हैं। कोई किताब करनी हो तो पृथ्वीनाथ पांडे की एक बुक आती है हिंदी की, देख सकते हो। पृथ्वीनाथ पांडे की हिंदी की बुक आती है, वो देख सकते हो। मेरे को रिलेटिव नहीं है, वो पीसीएस वाले पढ़ते हैं, वही किताब है, वो बहुत पहले से चलती है।
ईएससी के लिए कर सकते हैं, जॉब चल रही है, बिल्कुल कर सकते हैं। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र सिलेबस मुझे नहीं पता है, आप सिलेबस ढूँढ के बता दीजिए, मैं बता दूँगा कैसे करना है। बेटा जितना मैंने जीएस पढ़ाया है, बार-बार ये पूछने की बजाय कि सफिशिएंट है कि नहीं, आप क्वेश्चन क्यों नहीं लगा रहे हो? मैं बोल दूँगा कि हाँ है, तो उससे हो जाएगा क्या? आप क्वेश्चन लगाइए ना, जितना मैंने जीएस पढ़ाया है, मैं अपने आप ही बोल दूँगा सफिशिएंट, इससे काम चल जाएगा और नहीं आया एग्ज़ाम फिर क्या करोगे? मैंने पहले ही बोला है किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना है। जो मैंने पढ़ाया है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, टेस्ट पेपर लगा के देखो, क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 80% भी अगर क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए बन रहे हैं, तो अच्छा पढ़ाया है, नहीं बन रहे हैं, खराब पढ़ाया है। सीधी-सी बात है। आप लोगों की आदत हो गई यूट्यूब देख-देख के, लोग कह देते हैं ना कि मेरे से पढ़ लिया तो कन्फर्म निकल जाएगा। कोई कह सकता है क्या ये बात? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई ऐसे बोल सकता है कि इतने बच्चों को पढ़ा रहा है, सबका क्वालीफाई हो जाएगा? कॉम्पिटिशन है, मज़ाक नहीं है। जो यूट्यूब देखने वाले बच्चे हैं ना, वही पूछते हैं कि 4 महीने पढ़ लूँ आपसे, हो जाएगा क्वालीफाई? कोई गारंटी नहीं है, मत पढ़िए। अगर आपको ये पूछना 4 महीने में क्वालीफाई करा देंगे, बिल्कुल मत करिए मेरी क्लास। 4 महीने में गारंटी नहीं दे पाऊँगा मैं। आप कैसा पढ़ रहे हो, कैसा नहीं पढ़ रहे हो, मुझे थोड़ी पता है। फिर यूट्यूब के वही वीडियो देखिए जो लोग कहते हैं कि 3 दिन में आईएएस बन जाएँ। आईएएस बना देता हूँ मैं लोगों को, बना देता हूँ और खुद नहीं बन पाया। तो उन्हीं के वीडियो देखिए, वहीं से काम चलेगा। आईआरएमएस नोटिफिकेशन मैंने बता दिया, जुलाई तक नहीं आया आदित्य कुमार, तो मई तक पेपर नहीं होगा और मई तक पेपर नहीं है तो अभी उसकी तैयारी करने की जरूरत भी नहीं है। टेक्निकल अपना रेडी रखिए। जब नहीं आ रहा फॉर्म तो क्या जबरदस्ती फॉर्म निकलवा लोगे रेलवे से? नहीं कराना उनको एग्जाम। अभिजीत कुमार, जीएस के लिए जो मैंने लेक्चर करा रखे हैं, लेक्चर करने के बाद ही कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक देख सकते हो। बिना लेक्चर देखे क्वेश्चन प्रैक्टिस से बात नहीं बनेगी। अगर मुझे बुक रिकमेंड करनी होती तो जीएस में खुद नहीं पढ़ाता। जीएस जो मैंने करा रखा है, जीएस काफी है लेक्चर, वो देख लोगे उसके बाद ही समझ आएगा। काफी कवरेज उसमें आ जाएगा। 10 मिनट। ठीक है। मेरे हिसाब से सीएससी निकालने वालों को क्या क्वालिटी रहता है? क्वालिटी कुछ नहीं रहता है, हार्ड एफर्ट करना पड़ता है। हार्ड वर्क और क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए और इससे ज़्यादा उनको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले उनको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी की 4-5 किताबें सेलेक्टेड उनसे शुरू करना चाहिए। तो जो मैंने यूट्यूब का चैनल बताया है उसमें सीएससी कैटेगरी में जाके देखो, किताबों की लिस्ट बता रखी है मैंने। एनसीईआरटी भी कौन-कौन सी पढ़नी है सेलेक्टेड बताया हुआ है। तो सीएससी वाली कैटेगरी यूट्यूब पे चैनल है मेरा, उसमें देखो, सीएससी कैटेगरी में जाकर बताया हुआ है। राहुल कह रहे हैं जीएस पढ़ा होता, आरआरबी जेई मेंस निकल गया होता। ईएससी प्रीज क्लैशिंग विद सीएससी मेंस, विल इट हैपन एट द सेम टाइम? कुछ वेरिएशन आएगा, डेट कुछ आगे पीछे रहेगी, देखना एक ही डेट पे नहीं होंगे, डेट कुछ आगे पीछे होगी। अभी सारा शेड्यूल अस्त व्यस्त हो रखा है, गवर्नमेंट को भी नहीं पता क्या कराना है। स्टेनो के लिए कुछ ऐसी चीज है जो ड्रॉप करनी चाहिए पढ़ने में? स्टेनो का पूरा सिलेबस मुझे याद नहीं है। जीएस में आपको हेल्प कर सकता हूँ मैं, जीएस जो बता रहा हूँ वो काम आ जाएगा। आप उसका सिलेबस देख लीजिए, एनालिसिस आप प्रीवियस ईयर पेपर देखकर कर सकते हो, जो मैं शुरू में तरीका बताया है। आरसीएफएल की वैकेंसी का मुझे नहीं पता किस पोस्ट के लिए है, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, किस पोस्ट के लिए है, क्या कराएंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जिस चीज का मुझे नहीं पता उसके बारे में कमेंट भी नहीं करूंगा मैं। सिलेबस में लेकर आपको कहीं दिक्कत है, सिलेबस आप मुझे बता दोगे, टॉपिक कहाँ से पढ़ना है उसमें हेल्प कर सकता हूँ मैं। जॉब सही है नहीं है उसका मुझे आइडिया नहीं है। शिवम शर्मा, इस क्लास में डाउट तो क्लियर नहीं हो पाएंगे, डाउट वाला कोई लेक्चर रहे उसमें ज्वाइन करिए। डाउट तो मैं यहाँ पर नहीं करा पाऊंगा कि आप चाइना के बारे में पूछ दोगे तो मुझे 1 घंटा लगेगा बताने में, यहाँ पॉसिबल नहीं है।
और कोई कंसर्न है किसी का? एमटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वैकेंसी है बट सिलेबस अवेलेबल नहीं है। तो बिना सिलेबस के क्या पता चलेगा क्या पढ़ोगे यार? न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जीएसजीके का। अभिजीत कुमार, ये लेक्चर शुरू से देखो, कौन सा बैच कब आएगा सब बता रखा है। मुझे बार बार एक ही चीज रिपीट मत करवाइए आप। सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप स्टार्टिंग से देखिए। मैं पूरा 1-2 घंटे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और जो मेरी सलाह है कि जो भी लेक्चर आप लोग देखते हैं पूरा देखा करिए, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा टीचर ने क्या बताया क्या नहीं बताया। अभिषेक फाइनल ईयर में है, फाइनल एग्जाम का कुछ पता नहीं है। 1 अगस्त से ज्वाइनिंग है पुणे में। जॉब जॉब मिल रही है, जॉब करो यार, जॉब करो और तैयारी साथ साथ रखो। जॉब करनी है और प्रिपरेशन साथ साथ करनी है। जॉब मिल रही है, छोड़ना नहीं है। 1 आध साल तक माहौल वैसे ही अनसर्टेन रहेगा। इंटरव्यू में किन चीजों पर फोकस करें, नर्वस हो जाते हैं। आरिफ, मैंने 2-3 दिन पहले अपने फेसबुक और टेलीग्राम पर एक लिंक शेयर किया था, डाउट सेशन करके था वो लेक्चर, जिसमें मैंने इंटरव्यू के बारे में बताया हुआ है। फेसबुक वाले पे 2-3 दिन पहले मैंने डाउट सेशन करके वीडियो शेयर किया था। उसमें बता भी रखा है, इंटरव्यू का लिखा भी है पॉइंट कि इंटरव्यू स्ट्रेटजी के बारे में बताया हुआ है। वो वीडियो देख लीजिए आप। उसमें लास्ट का कम से कम 20 मिनट सिर्फ इंटरव्यू के बारे में बोला है मैंने। एनआईटी में एमटेक के साथ प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं। कॉलेज अभी ओपन हुआ नहीं है, 2-3 महीने लगेंगे कॉलेज खुलने में। उससे पहले तैयारी चलने दीजिए जब तक एग्जाम आपका आ जाएगा। ग्यारह अगस्त से ज्वाइनिंग है, मुंबई बुला रहे हैं कंपनी, बट घर वाले मना कर रहे हैं, प्लीज सजेस्ट। अभिजीत कुमार, अगर आपको कोई और समस्या नहीं है हेल्थ की, तो कोरोना कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई एक बहुत सीवियर परेशानी हो जाए। कोरोना कोई ऐसी डेडली डिजीज नहीं है। अगर कोई और सीवियर इशू ना हो, किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो या बीपी की दिक्कत हो, वहां दिक्कत आ सकती है। कोरोना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई घबराने की बात है। मुंबई बुला रहे हैं, जॉब मिल रही है, जाइए करने। घर पे बैठने से काम नहीं चलेगा, प्रिकॉशन रखिए। आफ्टर लॉकडाउन प्राइवेट जॉब का क्या सिचुएशन होगा? लॉकडाउन तो धीरे धीरे खुल ही रहा है, पर एकदम से वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी जब तक मार्केट में डिमांड नहीं होगा। अब इतने लोग बेरोजगार हो गए, इतने लोगों की इनकम कम हुई है, तो वो लोग जिन चीजों को परचेज करते थे या डे टू डे लाइफ में जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, अब उनकी इनकम नहीं आएगी तो वो कटौती करेंगे खर्च करने में। जब वो खर्च करने में कटौती करेंगे तो कंपनियां प्रोडक्शन करेंगी, कम करेंगी। कंपनियां प्रोडक्शन कम करेंगी, इकोनॉमी स्लो डाउन होगा, लोगों की जॉब वैसी गई हुई है। तो वैकेंसीज अभी 1 आध साल ऐसी रहेगा मामला, बढ़ने का कोई रीजन नहीं है। जब लोगों की इनकम ही कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी चीजों की, तो उसके हिसाब से क्या होगा, मार्केट में इकोनॉमी जो है वैसी दिक्कत में है। एमएस विद आईआईटी भी ऑप्शन है, पर प्रिपरेशन शायद ना हो पाए। सचिन वर्मा, अभी तुम्हारा कॉलेज खुल गया क्या? अभी कॉलेज खुल चुका है, कल से कॉलेज जाना है। और अप्रैल मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, तब से क्या कर रहे, तैयारी नहीं की है कुछ? मतलब जिस दिन एमटेक कॉलेज जाओगे उस दिन तैयारी शुरू करोगे? मार्च से तुम्हारा कॉलेज बंद है, मार्च से कॉलेज नहीं चल रहे हैं, तब से अब तक तुम्हारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया होता। और अभी भी कॉलेज खुलने में तो 2.5 महीना लगेगा, तब भी तुम तैयारी कंप्लीट कर सकते थे अपनी। एग्जाम के दिन जब जाओगे तब सोचोगे एमटेक करूं कि नहीं करूं। इंडियन इकोनॉमी रोहित रंजन, मैं उस वाले बैच में कराऊंगा। 5-6 लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाल दिए थे, पर जो प्लस वाला है उसमें मुझे कराना पड़ेगा। 16 पास आउट है, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमटेक ज्वाइन करें या नहीं? निरंजन वर्मा, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज कर रहे हो क्या? सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हो, तब एमटेक का क्या मतलब है? अब जब इतना आगे निकल चुके हो सिविल की तैयारी में, तो फिर स्टेट पीसीएस दो साथ में। अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो प्राइवेट जॉब सर्च कर सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो, दूसरा स्टेट पीसीएस लिख सकते हो। फिर उस समय 2-3 साल अगर सिविल्स को दे चुके हो तो दोबारा एमटेक पे आने का कोई मतलब नहीं है। बहुत दिक्कत होगी आपको, दोबारा टेक्निकल की तरफ जाने में बहुत परेशानी होगी। प्राइवेट जॉब ज्वाइनिंग था, लॉकडाउन हो गया, अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हो? जॉब नहीं छोड़नी चाहिए।
टाटा स्टील में 2 ईयर ट्रेनिंग पीरियड में है, बट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। यार अभी जो चांस मिल रहा है वो करो, तैयारी कंटिन्यू करो और जो मौका मिल रहा है वो ग्रैब करो, छोड़ना नहीं है। सैलरी कम ज़्यादा भले कुछ सीखने को तो मिलेगा, घर पे खाली बैठ के क्या करोगे? एक आध साल माहौल ऐसी अनसर्टेन रहेगा। आप ऐसा मत सोचो कि 1 महीने बाद बहुत ज़्यादा बम्पर जॉब आने वाली है और लगेगा माहौल सुधर रहा है, छोड़ देना। जॉइन तो करो पहले। जॉइन ही नहीं करोगे तो बाद में परेशान होगे। शिवम शर्मा, तुम्हारा हाथ बार-बार रिपीट मैसेज पे लगा हुआ है क्या? बार-बार एक ही चीज़ टाइप की चले जा रहे हो। 50 बार तुमने एक चीज़ लिख दी, मैंने पढ़ लिया है एक बार, बार-बार वही चलता रहेगा। आई होप सबके क्वेश्चन इसमें कवर हो गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि हर तरह के क्वेश्चन आ जाएँ इसके अंदर। सजेस्ट एमई और एक्सी और गेट 21 एक ही फुल फोकस करें या बोथ? डाउट। यशोवर्धन प्रियदर्शी, बेटा जो स्पेशल क्लासेस हैं वो तो रिकॉर्डिंग में पड़ी हुई हैं, वो तो आप रात को 12 बजे भी देख सकते हो। जो मेरी स्पेशल क्लासेस पड़ी हैं वो तो रिकॉर्डिंग में आप किसी भी टाइम देख सकते हो। इसमें दिक्कत कहाँ पर है? आप जॉब में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन में तो। ऑनलाइन में कोई परेशानी नहीं है यार, ऑफलाइन में दिक्कत है। ऑनलाइन में तो सारी सुविधाएं हैं जॉब वालों के लिए। जॉब वाले के लिए ऑनलाइन से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ऑफलाइन तो आप नहीं कर पाओगे। इकोलॉजी एनवायरनमेंट किए हैं सिविल ब्रांच, तो गेट एनवायरनमेंट से ऑप्ट करें क्या? विराट, अब तुम्हारा ब्रांच क्या है पहले ये बताओ? सिविल है? सिविल ब्रांच है तो सिविल से दोगे यार, नई ब्रांच क्यों चूज करोगे? जब सिविल ब्रांच है तो सिविल से दोगे, नई ब्रांच चूज क्यों करोगे? और सिविल में होगे, सिविल में कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो आगे जाके जब एमटेक वगैरह ऑप्ट करोगे तो फिर एमटेक में तुम्हें अपनी ब्रांच से पूरी तरह हटना पड़ जाएगा। प्लस वाले की टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग बेटा मैं रिलीज करूंगा अभी, पहले मैं जब 10 तारीख के आसपास जब मैं आ जाऊंगा वहां से, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा टाइमिंग क्या रहेगी। अभी टाइमिंग में क्लियर नहीं हूँ। 10 तारीख के बाद बैच होगा ये मुझे क्लियर है। रिकॉर्डेड क्लासेस सब में होती हैं, चाहे प्लस करो, चाहे स्पेशल करो, चाहे यूट्यूब करो। स्पेशल और यूट्यूब फ्री क्लासेस होती हैं, प्लस वाली क्लासेस फीस वाली होती हैं। रिकॉर्डिंग में सब पड़ी रहती हैं, कोई भी क्लास हो। ये वाली क्लास आप अभी देख रहे हो, आप कल देखोगे तो भी ये क्लास पड़ी रहेगी रिकॉर्डिंग में। और कोई डाउट रह गया किसी का? तो मुझे लगता है कि जितने भी डाउट आपके रहे होंगे दिमाग में शायद क्लियर हो पाए हों। एक आध दो हो सकता है कि मैं देख ना पाया हूँ या छूट गए हों। एक कोशिश तो मैंने की कि सबके डाउट बता दिए जाएं, पर हो सकता है एक आध लोग छूट गए हों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आरटीओ एग्जाम देना है, टेक्निकल। बेटा नॉन टेक मैंने बता दिया, सबके लिए कॉमन है। नॉन टेक मैंने एक बार बोल दिया, मैं पढ़ा दूंगा, बार बार नॉन टेक के लिए मत पूछिए अब आप। सीएससी प्लस के लिए फी काफी इंक्रीज हो गया है लास्ट 2 मंथ से। सीएससी सोहेल मैं अकेडमी पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। सीएससी मैं अकेडमी पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा अपना कुछ अनाउंसमेंट होगा तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। या यहाँ पे अकेडमी पे करना चाहे तो यहाँ देख लीजिए, मैं फिलहाल अकेडमी पे सीएससी नहीं पढ़ा रहा हूँ। विराट कह रहे हैं सीएससी मैंने क्यों छोड़ा? यही के लिए हिंदी कैसे पढ़े? हिंदी मैंने बता दिया आपको। पृथ्वीराज पांडे वाली बुक देख सकते हो, या यूट्यूब का जो मैंने आपको लिंक दिया है वहां देख सकते हो। जो मैंने यूट्यूब का लिंक दिया है उसमें यूपीपीएससी का प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको हिंदी के वीडियो मिल जाएंगे। गेट में 60 नंबर है, एमटेक करना चाहिए, एमटेक करना चाहिए शिवम। एमटेक मौका मिल रहा है तो करना चाहिए। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखें। अब ठीक है चलो, और कोई सेशन जब मैं कंडक्ट करूंगा सब पूछ लीजिएगा बाकी चीजें। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल।